हम लोगों ने डॉट कॉम सीक्रेट्स में सीखा कि फनल्स होते क्या हैं और आप किस तरीके से उनको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो रसल ब्रंसन कहते हैं कि एक फ़नल होने में और एक फ़नल जो एक्चुअली कन्वर्ट करता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इस बुक में हम सीखेंगे कि जो लोग आपके फ़नल्स में आते हैं उनको रेविंग फैंस में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि वो लोग आपके प्रोडक्ट्स बार बार परचेज करें। तो इस बुक में प्राइमरीली हम पर्सुएशन के फंडामेंटल्स को समझने वाले हैं, स्टोरी सेलिंग क्या होता है उसको समझने वाले हैं और किस तरीके से आपको अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है ताकि वो आपके लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स बन जाएं। ये सब बातें हम इस बुक में सीखने वाले हैं। तो आपने एक्सपर्ट सीक्रेट्स का पार्ट 1 तो देख लिया होगा। अब उस वीडियो में और इस वीडियो के आगे की सीरीज में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। तो वो जो पार्ट 1 था दैट वाज बेस्ड ऑन ओल्ड एडिशन, उनका जो सॉफ्ट कवर एडिशन था। उसके बाद हुआ क्या ना, रसल ब्रंसन ने 2020 में इसका एक न्यू एडिशन निकाला, इसका अपडेटेड एडिशन। तो इसमें ऑलमोस्ट डबल कंटेंट है एज कम्पेयर टू द ओल्ड एडिशन। इसका मैंने एकदम डिटेल में अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया हुआ है, आप उसको यहाँ पे आई बटन में चेक कर सकते हो। तो ये जो आप पार्ट 2 देखने वाले हो, तो इसमें हुआ क्या है ना, जो पार्ट का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ उसमें भी इस अपडेटेड एडिशन में और एडिशनल कंटेंट है। तो अब होने क्या वाला है, सबसे पहले मैं इस वीडियो में उस नए एडिशन में जो जो एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया हुआ है सेक्शन 1 से, पहले हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एक्चुअल पार्ट 2 में। तो ये जो इसका अपडेटेड एडिशन है ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में हम 2 सेक्शंस कवर करने वाले हैं। सेक्शन 1 दैट इज क्रिएटिंग योर मास मूवमेंट एंड सेक्शन 2 इज क्रिएटिंग बिलीफ। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखो। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा क्योंकि ये वीडियो उसके कंटिन्यूएशन में ही होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, दैट इज क्रिएटिंग योर मास मूवमेंट। कुछ साल पहले रसल ब्रंसन एक मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस पे गए थे जहाँ पे करीब करीब 3000 लोग आए हुए थे। तो उस इवेंट पे रसल ब्रंसन ने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग उनको सिखाएंगे कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करते हैं। पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो लोग इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे। इंस्टेड वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोगों को स्टेज पर बुलाकर उनको अवार्ड्स दे रहे थे और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में स्टोरीज बता रहे थे। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑडियंस में कई सारे लोग रोने लग गए जब वो उन स्पीकर्स की स्टोरी सुन रहे थे। तो उस वक्त पे उनको ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने अपने पार्टनर से सवाल किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ये लोग मार्केटिंग के बारे में तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और अपनी स्टोरीज बताए जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है। तो उस वक्त पे उनके एक पार्टनर ने उनसे कहा, रसल दे आर नॉट सेलिंग अ सॉफ्टवेयर, दे क्रिएटेड अ मूवमेंट एंड दैट इज़ वॉट दे आर सेलिंग। उस वक्त पे उन्होंने ये बात रियलाइज़ की कि सॉफ्टवेयर तो बस एक टूल होता है। अगर आपको सच में लोगों को चेंज करना है आपको अपनी एक मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके कुछ सालों बाद जब वो अपनी कंपनी क्लिक फनल्स लॉन्च करने वाले थे, उस टाइम पे भी रसल यही बात सोच रहे थे कि वो खुद की एक मूवमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो लोगों की लाइफ चेंज कर पाएँ। क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद में एक बहुत बोरिंग चीज़ होती है और उस वक्त पे मार्केट में ऑलरेडी कई सारे वेबसाइट बिल्डर्स थे। और अगर हम टेक्निकली देखें तो क्लिक फनल्स भी एक वेबसाइट बिल्डर ही है। तो वो बहुत सोचने लगे कि वो अपने सॉफ्टवेयर के लिए किस तरीके से एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उस वक्त पे उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और उन कंपनीज को स्टडी करने लगे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एक मूवमेंट क्रिएट की है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स को स्टडी किया और कई सारे नेगेटिव मूवमेंट्स को भी स्टडी किया। जैसे जैसे वो और डीप रिसर्च करते गए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर सक्सेसफुल मूवमेंट के पीछे ये 3 बातें हमेशा कॉमन रहती है। सबसे पहली चीज़ तो हर मूवमेंट में एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर रहता है, जिसकी बात हमने .com सीक्रेट्स में की थी। इस बुक में हम उसी अट्रैक्टिव कैरेक्टर को एक एक्सपर्ट या फिर एक गाइड कहेंगे। सेकेंड चीज़ जो हर मूवमेंट में कॉमन रहती है वो है कि उस एक्सपर्ट ने या फिर उस गाइड ने अपने ऑडियंस को एक न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर की। थर्ड चीज़ जो हर मूवमेंट में कॉमन रहती है वो है कि उन एक्सपर्ट्स ने एक फ्यूचर बेस्ड कॉज क्रिएट किया। तो अगर आप अपनी मास मूवमेंट में इन 3 एलिमेंट्स को डालते हो और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप अपने फनल्स बनाते हो जो हमने .com सीक्रेट्स में सीखे, उससे आपका बिजनेस बहुत पैसे तो कमाएगा पर आप अपनी मूवमेंट से इस दुनिया में एक एक्चुअल चेंज क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए हम एक एक करके इन 3 एलिमेंट्स को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है बिकमिंग द एक्सपर्ट। तो सीक्रेट नंबर 1 है इस बुक का फाइंडिंग योर वॉइस। डैन कैनेडी कहते हैं, वी आर ऑल इन अ रिलेशनशिप बिजनेस नॉट अ प्रोडक्ट बिजनेस। इसका मतलब लोग आपके वैल्यू लैडर में आते हैं आपके प्रोडक्ट की वजह से, पर वो आपके साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद द अट्रैक्टिव कैरेक्टर।
तो इसके बारे में सबसे पहले हमने बात की थी .com सीक्रेट्स में, और हमने वहाँ पे सीखा कि आपको अपनी पर्सनालिटी से लोगों को अट्रैक्ट कैसे करने का है। इस बुक में हम उसी कॉन्सेप्ट को और डीप में समझेंगे। एक बार हमने किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उसका नेक्स्ट लेवल है उनको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पे वो लोग जाना चाहते हैं। तो एक गाइड या फिर एक लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो हम अट्रैक्टिव कैरेक्टर को यूज़ करेंगे लोगों को हमारे फनल के फ्रंट एंड पे लाने के लिए, पर उसके बाद हम उनको एक्सपर्ट्स बन के अपने फनल के थ्रू गाइड करेंगे और हमारे वैल्यू लैडर में उनको असेंड करेंगे। तो जब भी आप अपनी एक्सपर्ट जर्नी स्टार्ट करोगे, आपको इन 5 फेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसमें फेज नंबर 1 है द ड्रीमर। अब हर ग्रेट मूवमेंट में एक लीडर रहता है और उस लीडर की शुरुआत होती है एक स्पार्क से, उनके मन में कुछ अचीव करने के डिज़ायर से। अब आप शायद ये अज्यूम कर सकते हो कि यार कुछ लोग तो बॉर्न लीडर्स होते हैं, पर ये बात बिल्कुल गलत है। लीडरशिप और एक्सपर्टीज एक ऐसी चीज़ है जो कि डेवलप की जा सकती है। आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपको भी शायद कुछ सिमिलर फीलिंग्स आती होंगी, जैसे कि आप कौन होते हो लोगों को लीड करने वाले, जबकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल लोग भरे पड़े हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि यार आपको ये जो भी फीलिंग्स आती है वो एकदम नॉर्मल है। आपको शायद ऐसी फीलिंग्स आती होगी, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ। तो ये सारी जो भी आपको फीलिंग्स आती है ये एकदम नॉर्मल है। तो आपकी जो भी स्किल्स है, आपके जो भी टैलेंट्स है, उससे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। और अगर आप अपनी इन फीलिंग्स की वजह से अपना मैसेज शेयर नहीं करोगे, तो आप एक इनजस्टिस कर रहे हो उनके साथ जिनकी लाइफ आप चेंज कर सकते थे। तो ये जो भी आपको सारी फीलिंग्स आ रही है वो एकदम नॉर्मल है। हर एक्सपर्ट की शुरुआत इसी तरीके से होती है। आपके मन में बस एक स्पार्क होना चाहिए, किसी बात में मास्टरी अचीव करने का पैशन होना चाहिए। उसके बाद फेज नंबर 2 है टेकिंग ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द रिपोर्टर। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है या फिर वो कोई अपना ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उनको लगता है वो अभी सब कुछ जानते हैं। उनका जो टीचेबिलिटी इंडेक्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब आपका टीचेबिलिटी इंडेक्स ख़त्म हो जाता है, दैट मीन्स आप लर्निंग बंद कर देते हो। तो एक एक्सपर्ट की जर्नी में ये चीज़ होना एक बहुत बुरी बात है। तो इसीलिए आपके एक्सपर्ट एवोल्यूशन में आपका नेक्स्ट फेज आता है दैट यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर टॉपिक्स फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो इसको करने का बेस्ट वे है कि आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर को एक रिपोर्टर की आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी, और आपके इंडस्ट्री में जो लोग आपसे थोड़ा आगे हैं उन सबको इंटरव्यू करके आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का है। तो इन बातों को अचीव करने के कुछ तरीके इस बुक में मेंशन्ड हैं, जैसे कि आप अपने इंडस्ट्री के लाइव इवेंट्स में जा सकते हो जहाँ पे आप देखोगे कि दूसरे एक्सपर्ट्स का ओपिनियंस क्या है, और साथ ही आपके उस इंडस्ट्री के लोगों के साथ बहुत अच्छे नेटवर्क्स बिल्ड होंगे। अगली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप अपना खुद का एक शो या फिर खुद का एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो, और आप दूसरे एक्सपर्ट्स को अपने शो पे इनवाइट करके उनसे इंटरव्यू ले सकते हो। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप खुद का एक समिट फनल लॉन्च कर सकते हो। तो ये है आपके फेज़ 2 का पार्ट, जहाँ पे सिर्फ आपका खुद का नॉलेज होना इनफ नहीं है, आपको दूसरे एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना पड़ेगा। तो ये थे आपके एक्सपर्ट जर्नी के पहले 2 फेजेस, जो कि थे आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में। तो दैट्स हाउ इट टिपिकली स्टार्ट्स। आप किसी टॉपिक के बारे में एक्साइटेड हो जाते हो, फिर आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन करने लगते हो। आप बुक्स पढ़ते हो, आप पॉडकास्ट सुनते हो, आप वीडियोस देखते हो, ऐसे आप उसमें बहुत सारा नॉलेज गेन करते हो। उसके बाद आप एक रिपोर्टर की आइडेंटिटी लेके दूसरे एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करते हो ताकि आप उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाओ। पर आपकी एक्सपर्ट जर्नी में एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि आप ज़्यादा लर्न करने से और आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, बट इंस्टेड आपको अपना फोकस ग्रोथ से हटाकर कंट्रीब्यूशन पर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप दूसरों को हेल्प करने पे फोकस करोगे, दूसरों को गाइड करने पे फोकस करोगे, आप फिर से ग्रो करने लगोगे। कंट्रीब्यूशन इज़ द की टू कंटिन्यूड ग्रोथ। तो जो अभी तक फेज़ 1 और फेज़ 2 थे वो आपके ग्रोथ के बारे में थे, पर इसके आगे जो भी फेजेस होंगे वो दूसरों को कंट्रीब्यूट करने के बारे में होंगे। तो फेज़ नंबर 3 आपके एक्सपर्ट एवोल्यूशन का है बिल्डिंग योर ओन फ्रेमवर्क्स। अब आप जैसे जैसे एक एक्सपर्ट में इवॉल्व होते जाओगे, आप कई सारे लोगों के प्रोसेसेस और फ्रेमवर्क्स को समझोगे, पर कुछ टाइम बाद आपका खुद का एक फ्रेमवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ग्रोथ फेज का एंड रिजल्ट होएगा कि आपको सक्सेस के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके खुद के फ्रेमवर्क्स बनाने हैं ताकि आप दूसरों को सक्सेस में हेल्प कर पाओ। अब आप सोच सकते हो कि आप खुद के बिजनेस के लिए कैसे फ्रेमवर्क्स डेवलप कर सकते हो। उसके लिए आपको ये बात समझनी होगी कि कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदता है एक रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो आप खुद से ये सवाल करो, व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क दैट समवन मस्ट फॉलो टू गेट दैट रिजल्ट। आपका जो प्रोडक्ट है वो उस फ्रेमवर्क का सिर्फ एक छोटा सा पीस होएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग क्लिक फनल्स यूज़ करते हैं
तो जो एक्चुअल रिजल्ट वो अचीव करना चाहते हैं वो है कि उनको खुद की कंपनीज ऑनलाइन ग्रो करनी है। क्लिक फनल्स एक फ्रेमवर्क नहीं है, वो उस फ्रेमवर्क का सिर्फ एक छोटा सा पीस है। अगर आप एक डेंटिस्ट हो तो आपके कस्टमर्स जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो है उनको सफ़ेद दांत चाहिए, स्ट्रेट दांत चाहिए, एट्सेट्रा। तो आप एक फ्रेमवर्क बिल्ड कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट, वाइटनिंग स्ट्रिप्स, टंग क्लीनर्स, सप्लीमेंट्स, एनुअल चेकअप्स, इस तरीके की सर्विसेज दे सकते हो। तो ये सब सर्विसेज आपकी फ्रेमवर्क्स नहीं है पर आपकी फ्रेमवर्क्स के पार्ट्स हैं। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट के बदले एक फ्रेमवर्क बिल्ड करते हो, आप उन्हीं सेम कस्टमर्स को पोटेंशियली और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हो। तो अगर रसल ब्रंसन सिर्फ क्लिक फनल सेल करते तो वो मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स की तरह हो जाते, वो खुद को किसी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बट इंस्टेड उन्होंने खुद के फ्रेमवर्क्स बिल्ड किए जिससे वो अपने ड्रीम कस्टमर्स को उनके रिजल्ट्स तक गाइड कर सकते हैं। उससे क्या हो रहा है, उनके कस्टमर्स उन पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उनको उनके रिजल्ट्स तक पहुंचा रहे हैं। उससे उनके कस्टमर्स का उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और लोग उनको एज एन एक्सपर्ट देखते हैं। एज अ बाय प्रोडक्ट उससे होता ये है कि रसल ब्रंसन जो भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं उनके कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो आप अपने फ्रेमवर्क्स इन 3 स्टेप्स में डेवलप कर सकते हो, जिसमें स्टेप नंबर 1 है क्रिएट योर ओन फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस। जब आप एक्सपर्ट एवोल्यूशन के स्टार्टिंग के 2 ग्रोथ फेजेस में थे, आपने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होगा दूसरों के फ्रेमवर्क्स को स्टडी करने के लिए। आपने उनके बुक्स पढ़े होंगे, आपने उनके वीडियोस देखे होंगे, आपने लाइव इवेंट्स अटेंड किए होंगे। उसके बाद जब आप एक रिपोर्टर बने, आपने उनको इंटरव्यू करके उनके फ्रेमवर्क्स को और डीपली समझा। अब आपका जॉब एज एन एक्सपर्ट है टू बिकम द फ्रेमवर्क्स क्रिएटर। तो इस पॉइंट तक आपने दूसरों से जो भी इन्फॉर्मेशन सीखी है, आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को देख के खुद के फ्रेमवर्क्स का एक हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे। तो आपको सारे एक्सपर्ट्स के फ्रेमवर्क्स को देख के खुद के फ्रेमवर्क्स क्रिएट करने हैं और उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके खुद के लिए रिजल्ट्स अचीव करने हैं। ऐसे समझो आप एक एकदम बिगनर को सिखा रहे हो और आपको उनसे रिजल्ट्स अचीव करवाने हैं। ये चीज़ माइंड में रखते हुए आप सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करो और खुद के फ्रेमवर्क्स क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल .com सीक्रेट्स एक फ्रेमवर्क है कि आप सेल्स फनल्स को यूज़ करके अपनी कंपनी ऑनलाइन कैसे ग्रो कर सकते हो। एक्सपर्ट सीक्रेट्स एक फ्रेमवर्क है कि आप ऑनलाइन विजिटर्स को अपने लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रैफिक सीक्रेट्स एक फ्रेमवर्क है कि आप अपने फनल्स में अपने ड्रीम कस्टमर्स को कैसे ला सकते हो। तो अगर आप इन सारे बुक्स के इंडेक्स देखोगे, ये सब फ्रेमवर्क्स हैं। आप देखोगे इन बुक्स के फ्रेमवर्क्स में भी सारे चैप्टर्स खुद में एक फ्रेमवर्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो चैप्टर है, ये एक फ्रेमवर्क है अबाउट फाइंडिंग योर वॉइस एज एन एक्सपर्ट। उसमें हम 3rd स्टेप की बात कर रहे हैं आउट ऑफ द 5 स्टेप्स। तो यूजुअली आपके बड़े फ्रेमवर्क्स में बहुत सारे छोटे फ्रेमवर्क्स रहेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इन बिल्डिंग योर ओन फ्रेमवर्क्स इज टेस्ट योर फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस ऑन योरसेल्फ। तो इससे पहले वाले स्टेप में आपने जो भी फ्रेमवर्क्स हाइपोथेसिस क्रिएट किए, आपको उनको खुद के लिए इम्प्लीमेंट करना है। आपको देखना है कि उनमें से कौन सी चीज़ें काम करती है, कौन सी चीज़ें काम नहीं करती है, और आपको देखना है कि आप किस तरीके से उन फ्रेमवर्क्स को बेटर कर सकते हो। तो उसके बाद आपको अपना फ्रेमवर्क्स क्रिएट करने में नेक्स्ट स्टेप आता है गिव योर फ्रेमवर्क अ प्रोप्राइटरी नेम। ये आपको इसलिए करना है ताकि लोग आपके फ्रेमवर्क्स को ईजिली याद कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल रसल ब्रंसन के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आपने सुने रहेंगे, जैसे हुक स्टोरी ऑफर, द परफेक्ट वेबिनार, द वैल्यू लैडर, एट्सेट्रा। तो आपके एक्सपर्ट इवोल्यूशन का 3rd फेज था ये क्रिएटिंग योर ओन फ्रेमवर्क्स, जिसमें ये 3 स्टेप्स थे क्रिएट योर फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस, टेस्ट योर फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस ऑन योरसेल्फ एंड गिव योर फ्रेमवर्क अ प्रोप्राइटरी नेम। तो इसके बाद आपके एक्सपर्ट इवोल्यूशन में नेक्स्ट फेज आता है फेज नंबर 4 वर्क फॉर फ्री सर्विंग योर फ्यूचर ड्रीम क्लाइंट्स। तो एक बार आपने अपने फ्रेमवर्क्स खुद के लिए इम्प्लीमेंट किए और खुद के लिए रिजल्ट्स अचीव की, आपका काम है कि आपको अपने फ्रेमवर्क्स दूसरे लोगों पर ट्राई करने हैं ताकि आप इंश्योर कर पाओ कि आपके फ्रेमवर्क्स दूसरों के लिए भी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये गलती करते हैं, वो लोग ये फेज़ स्किप कर देते हैं। ये फेज़ में आपके पास चांस होता है कि आप अपने फ्रेमवर्क्स दूसरों पे प्रैक्टिस कर पाओ, अपने फ्रेमवर्क्स को इम्प्रूव कर पाओ, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि आपके फ्रेमवर्क्स फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं होने वाले हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपके फ्रेमवर्क्स आपके लिए तो काम किए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों के लिए भी काम करेंगे। तो इसलिए आपको अपने फ्रेमवर्क्स दूसरों पे ट्राई करने हैं, भले ही आपको वो चीज़ फ्री में करनी पड़े। उसके बाद आपके एक्सपर्ट जर्नी में लास्ट फेज़ आता है, जो कि है फेज़ नंबर 5 बिकमिंग एन एक्सपर्ट। तो एक बार आप स्टार्टिंग के 4 फेजेस के थ्रू जा चुके हो, अब आप रेडी हो अपने फ्रेमवर्क्स दूसरों को सिखाने के लिए एज एन एक्सपर्ट। इस पॉइंट पे आप सोच सकते हो कि आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल लोग इस दुनिया में हैं। अब ये बात एकदम सही है कि आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल लोग इस दुनिया में रहेंगे, आप उनसे सीख सकते हो, पर यह बात आपको रोकनी नहीं चाहिए उनको हेल्प करने के लिए जो लोग आपके नॉलेज से नीचे हैं। इस पॉइंट पे आप रेडी हो एक लीडर बनने के लिए,
एंड इट स्टार्ट्स विथ फाइंडिंग योर वॉइस। एंड टू डू दैट आपको अपना मैसेज कंसिस्टेंटली शेयर करना होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कोई एक सिंपल प्लेटफॉर्म ढूंढो जहाँ पे आप अपना मैसेज डेली शेयर कर सकते हो। वो आपका एक ब्लॉग हो सकता है, फेसबुक लाइव या फिर इंस्टाग्राम लाइव हो सकता है, या फिर आप अपना एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नीड्स टू बी सिंपल। अगर वो चीज़ कॉम्प्लेक्स रहेगी तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। आपके जो इनिशियल ब्लॉग्स रहेंगे, आपके जो इनिशियल वीडियोज़ रहेंगे, आपके जो इनिशियल पॉडकास्ट रहेंगे, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं होंगे एंड देयर आर हाई चांसेस कि वो एकदम बकवास होंगे। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि उस पॉइंट पे आपको कोई भी नहीं सुनने वाला है। ये आप चीज़ें कर रहे हो अपने लिए, अपनी वॉइस ढूंढने के लिए। वन मोर गुड न्यूज़ इज़ कि आप जैसे जैसे ये चीज़ें कंसिस्टेंटली करते जाओगे आप उसमें इम्प्रूव होते जाओगे। इसको आप ऐसे समझो, अगर आप अपने इनिशियली फर्स्ट 100 फालतू वीडियोस नहीं बनाओगे तो आप वो 101 वाला अच्छा वीडियो कैसे बनाओगे। तो अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपको इनिशियली फालतू वीडियोस बनाने पड़ेंगे या फिर फालतू ब्लॉग पोस्ट लिखने पड़ेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना मैसेज कंसिस्टेंटली पब्लिश करना है। भले ही आप उस चीज़ में अच्छे ना हो फिर भी आपको वो चीज़ करनी है। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो कि आपको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए, और ये जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगने वाला है। तो आप ये कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो ताकि आपको पब्लिशिंग में कुछ सक्सेस मिले। स्टेप नंबर 1 इज़ पब्लिश डेली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो सबसे पहली कमिटमेंट जो आपको खुद से करनी है वो ये है कि आपको एटलीस्ट अगले 1 साल तक डेली पब्लिश करना है। अगर आप राइटिंग में अच्छे हो तो आप डेली एक ब्लॉग लिखो। अगर आप वीडियोस में अच्छे हो तो आप डेली एक व्लॉग करो। अगर आपको ऑडियो पसंद है तो आप डेली एक पॉडकास्ट पब्लिश करो। स्टेप नंबर 2 इज़ डॉक्यूमेंट द जर्नी। तो आपने गैरी वेनरचक से तो ये सुना ही होगा, डॉक्यूमेंट डोंट क्रिएट। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि आपको जो वीडियो बनाना है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, या फिर आप जो भी कंटेंट बना रहे हो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको यही चीज़ कंटेंट पब्लिश करने से रोकती है। आपको दूसरों को एडवाइस नहीं देनी है कि उनको क्या करना चाहिए, आपको अपना प्रोसेस शेयर करना है। जो भी चीज़ें आप खुद के लिए कर रहे हो आपको उनको डॉक्यूमेंट करने का है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है टेस्टिंग योर मटेरियल। जब आप अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करोगे आपको देखना है कि कौन सा मैसेज आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है, कौन सा कंटेंट आपकी ऑडियंस शेयर करती है, कौन सा कंटेंट आपकी ऑडियंस पसंद करती है। जैसे जैसे आप अपना मैसेज और शेयर करते जाओगे आपको इन बातों में और डिटेल में क्लैरिटी मिलती जाएगी। इसमें अब स्टेप नंबर 4 है लर्न टू बी प्रोलिफिक। तो आपको इस प्रोलिफिक इंडेक्स में मेन स्ट्रीम भी नहीं होने का है जो कि एकदम सेंटर में है, और आपको एकदम एक्सट्रीम में क्रेजी भी नहीं होने का है। आपको मेन स्ट्रीम और क्रेजी के बीच में एक स्वीट स्पॉट ढूंढने का है जिसको हम कहते हैं प्रोलिफिक जोन्स। जब आप इस प्रोलिफिक जोन में रहते हो आपके मैसेजेस में एक पोलैरिटी क्रिएट होती है, क्योंकि न्यूट्रल चीज़ें हमेशा बोरिंग होती है। जब आप पोलैरिटी क्रिएट करोगे तभी आप अपने रेविंग फैंस क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद स्टेप नंबर 5 इज़ मास्टर परसुएशन। एक्चुअली में अगर हम देखें तो इस बुक के आगे के पार्ट्स पूरे के पूरे परसुएशन के बारे में ही है, पर उससे पहले हमको कुछ की कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक बुक है जिसका नाम है द 1 सेंटेंस परसुएशन कोर्स बाय ब्लेयर वॉरेन। इसमें उन्होंने एक सेंटेंस में बताया कि लोगों को परसुएट कैसे किया जाता है। वो सेंटेंस ये कहता है, पीपल विल डू एनीथिंग फॉर दोज हु एनकरेज देयर ड्रीम्स, जस्टिफाई देयर फेलियर्स, एले देयर फियर्स, confirm their suspicions and help them throw rocks at their enemies। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में एकदम डिटेल में बात की है, आप इन कॉन्सेप्ट्स को उस वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 6 इज़ केयर अ लॉट। थियोडोर रूजवेल्ट की एक कहावत है जिसमें वो कहते हैं नोबडी केयर्स हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। अगर आपकी ऑडियंस को लगेगा कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो तो आप मार्केट में ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे, आपकी फॉलोइंग नहीं बढ़ेगी। आपको पैसे तो कमाने हैं पर आपको उनको जेन्युइनली हेल्प करनी है। एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने क्लाइंट से पैसे चार्ज करने में गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये आपके क्लाइंट्स के फ़ायदे में है कि आप उनको पैसे चार्ज करो। उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहला, दोज हु पे अटेंशन। अगर वो आपको पैसे पे करेंगे वो आपको अटेंशन देंगे, और वो लोग आपको जितना ज़्यादा पैसे पे करेंगे उतना ध्यान से वो लोग आपकी बातें सुनेंगे। सेकेंडली, आप जैसे जैसे और सक्सेसफुल होते जाओगे आपके पास टाइम उतना ही लिमिटेड होता जाएगा। अगर आप हर एक बंदे को बैठ के अपने मैसेजेस अपने कॉल्स देते रहोगे आप किसी को भी जेन्युइनली हेल्प नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप पैसे चार्ज करते हो जो लोग आपके पास आएंगे वो जेन्युइनली अपने में इन्वेस्ट करने को रेडी होंगे और आप उनको जेन्युइनली ग्रो करने में हेल्प कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थी दैट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग योर वॉइस। आपको इन फेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा टू बिकम एन एक्सपर्ट, और ये सब चीज़ें ओवरनाइट नहीं होने वाली है।
आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपना मैसेज शेयर करने के लिए। आप सोचो कि आप किस तरीके से अपना एक पोलराइज्ड मैसेज शेयर कर सकते हो ताकि लोग आपके ट्रू फैंस बन जाएं। अपनी बैक स्टोरी और अपने फ्लॉस बिंदास शेयर करो, एकदम ट्रांसपेरेंट रहो, एंड ओवर टाइम यू विल नेचुरली बिकम अ लीडर जिसको लोग एकदम जी जान से फॉलो करेंगे। अब सीक्रेट नंबर 2 इस बुक का है टीचिंग योर फ्रेमवर्क्स। इसमें हम बात करेंगे कि पहले वाले सीक्रेट में जो हमने अपने फ्रेमवर्क्स बनाए उनको इफेक्टिवली सिखाना कैसे है। अब फ्रेमवर्क्स की खासियत ये है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, आप उनको उतना जल्दी या फिर उतना ही डिटेल में आप सिखा सकते हो। यानी कि अगर आपको एक शॉर्ट इंस्टाग्राम वीडियो बनाने का है तो आप सेम फ्रेमवर्क्स 2 मिनट में सिखा सकते हो। अगर आपको एक वेबिनार कंडक्ट करने का है तो आप सेम फ्रेमवर्क्स 2 घंटे तक सिखा सकते हो। और अगर आपको एक लाइव इवेंट करने का है तो आप वही सेम फ्रेमवर्क्स 2 दिन तक भी सिखा सकते हो। आप इन्हीं सेम फ्रेमवर्क्स को बार बार यूज़ करोगे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, अपने यूट्यूब वीडियोस में, अपने पॉडकास्ट में, अपने लीड मैग्नेट्स में। आप इनको एज अ टूल यूज़ करोगे अपने ड्रीम कस्टमर्स को उनका रिजल्ट्स अचीव करवाने के लिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आपको अपने फ्रेमवर्क्स को सिखाना कैसे है। तो ये एक 4 स्टेप सिस्टम है जिसको आप यूज़ करके अपना फ्रेमवर्क जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ईजी टू रिमेंबर बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करना है। तो हमने पहले वाले सीक्रेट में जो हमने अपने फ्रेमवर्क को एक प्रोप्राइटरी नेम दिया, आपको सबसे पहले तो उसको इंट्रोड्यूस करने का है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप इसमें है शेयर हाउ यू लर्नड इट और अर्नड इट। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली अपने फ्रेमवर्क की स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स सिखाने पे आ जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपकी ऑडियंस जो है आपकी बातों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले स्टोरीज बताने की है ताकि वो लोग आपके फ्रेमवर्क्स को सुनने से पहले प्री फ्रेम्ड हो जाएं। तो जैसे ही आपने अपने फ्रेमवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया, आपको उनको बताने का है कि आपने अपनी मेहनत से उसको कैसे सीखा या फिर अपने एक्सपीरियंस से कैसे सीखा। इन चीज़ों से अगर आप प्री फ्रेमिंग करते हो तो आपके बातों की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपकी सारी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज वर्थलेस हो जाएंगी। इस पॉइंट पे आपको ये भी बताने का है कि आपने ये चीज़ें कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, किससे सीखी, आपके मेंटोर्स कौन कौन थे। ये करने के बाद स्टेप नंबर 2 है शेयर द स्ट्रेटेजी। इस पॉइंट पे आपको अपने फ्रेमवर्क्स की स्ट्रेटेजीज शेयर करनी है। इसका मतलब आपको अपने फ्रेमवर्क की आउटलाइन शेयर करनी है, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होएगा आपके फ्रेमवर्क का वो शेयर करने का है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो रसल ब्रंसन के सारे बुक्स में हर चैप्टर में पहले एक स्टोरी होती है, फिर पिक्चर फॉर्मेट में एक स्ट्रेटेजी शेयर की होती है। ये करने के बाद स्टेप नंबर 3 आता है जो कि है टीच द टैक्टिक्स। इसमें आपको अपना सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाने का है। इस पॉइंट पे मोस्ट ऑफ द कंटेंट सिखाया जाता है। आप एग्जैक्टली क्या प्रिंसिपल्स और टूल्स यूज़ करने वाले हो, एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने वाले हो, ये सब इस स्टेप में सिखाए जाते हैं। और इसमें ही डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, आप अपने फ्रेमवर्क्स को और डीप में सिखा सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है शो देम हाउ इट वर्क्स फॉर अदर्स। तो स्टेप नंबर 1 में बात की कि आपने इन फ्रेमवर्क्स को कैसे सीखा, सो आपको इस स्टेप में बताने का है कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ आपके लिए ही नहीं पर दूसरे लोगों के लिए भी काम करते हैं। लोग हमेशा एक्सपर्ट्स के बारे में स्केप्टिकल रहते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि दूसरा कोई एक एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट के लिए वो चीज़ें करना बहुत आसान हो सकता है। तो अगर आप लोगों को दिखा रहे हो कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी वो चीज़ें काम करती है, इससे आपकी ऑडियंस के माइंड में एक बिलीफ क्रिएट होएगा। तो ये सारे स्टेप्स है आपके फ्रेमवर्क्स को सिखाने के लिए। ऐसा मान लो दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग फ्रेमवर्क्स, जिसमें स्टेप नंबर 1 है शेयर हाउ यू लर्नड इट और अर्नड इट। स्टेप नंबर 2 है शेयर द स्ट्रेटेजी। स्टेप नंबर 3 है टीच द टैक्टिक्स एंड स्टेप नंबर 4 है शो देम हाउ इट वर्क्स फॉर अदर्स। ये होने के बाद सीक्रेट नंबर 3 है द 3 कोर मार्केट्स और डिजायर्स। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में बात की थी, हर एक प्रोडक्ट या सर्विस इन 3 में से एक कोर डिजायर या मार्केट में फिट होता है, जो कि है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। जब कोई इंसान कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, वो अपने लाइफ में इन 3 में से एक किसी एरिया में इम्प्रूव करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 1 डिज़ायर में फिट होता है, आपको अपना मार्केटिंग फोकस करना है सिर्फ एक पे। अगर आप अपने कस्टमर्स को 2 चीज़ों में बिलीव कराने की ट्राई करोगे, आपके कन्वर्जन्स ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो जाएंगे। तो आप इसीलिए किसी भी एक डिज़ायर पे फोकस करो अपनी मार्केटिंग के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी भी मार्केट में फिट नहीं होता है, तो आप ये बात समझने के लिए जिलेट के एड्स का एग्जाम्पल समझो। आप जब जिलेट की एड्स देखते हो,
उसमें दिखाते हैं कि एक आदमी शेविंग कर रहा है। वो शेविंग करने के बाद उनके नज़दीक एक ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों एक साथ अपने घर जाते हैं और वहाँ पे ऐड ख़त्म हो जाती है। उसको देख के आपको क्या लगता है, उनकी मार्केटिंग कौन सी डिज़ायर क्रिएट करना चाहती है? इसका सिंपल आंसर है रिलेशनशिप्स। आपको बाहर से लग सकता है कि आपका प्रोडक्ट किसी भी डिज़ायर में फिट नहीं होता है, पर आपको ट्राई करना है कि आपकी जो मार्केटिंग है, आपकी जो मैसेजिंग है, वो इन 3 में से किसी एक डिज़ायर में फिट होनी चाहिए। तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपका प्रोडक्ट कौन से मार्केट में फिट होता है, उसके बाद आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट कौन से सब मार्केट में फिट होता है। तो हमने इसके पहले वाले पार्ट में बात की थी कि मेन मार्केट्स ओवर द टाइम रेड ओशन बन जाते हैं, तो इसलिए आपको अपना ब्लू ओशन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपना सब मार्केट डिसाइड कर रहे हो, आपको ये 3 सवाल कंसिडर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, would people in this sub-market be excited about the new opportunity or frameworks that you will be presenting to them? Question number 2, are the people in this market irrationally passionate? Question number 3, are these people willing and able to spend money on information? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इन सवालों के बारे में पहले वाले पार्ट में एकदम डिटेल में बात की हुई है। तो एक बार आपने अपना मार्केट और सब मार्केट डिसाइड कर लिया, आपको देखना है कि आप खुद की एक नीश कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आज के दिन में मार्केट्स और सब मार्केट दोनों ही रेड ओशन बन चुके हैं, तो इसलिए आपको अपना खुद का एक नीश क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपका खुद का एक ब्लू ओशन रहेगा। तो एक बार आपने अगर अपना नीश डिसाइड कर लिया, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझनी पड़ेगी जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो कि है क्रिएटिंग योर ओन कैटेगरी एंड बिकमिंग द कैटेगरी किंग। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि कौन सी ऑलरेडी निशेस सक्सेसफुल है और वो उस नीश को ही ज्वाइन करने का डिसाइड कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आप एग्जिस्टिंग नीश में एंटर कर रहे हो, आप किसी और के ब्लू ओशन में एंटर कर रहे हो, और अगर आप किसी भी नीश में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ हो, इसका मतलब वो ओशन ऑलरेडी रेड होने लगा है। प्ले बिगर, इस बुक में ऑथर ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो कि है कैटेगरी किंग। एक कैटेगरी किंग वो कंपनी होती है जो उस मार्केट में एकदम डोमिनेट करती है। कैटेगरी किंग्स यूजुअली मार्केट का 70 to 80% प्रॉफिट्स रखती है एंड इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू कॉम्पीट अगेंस्ट अ कैटेगरी किंग। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लिक फनल्स लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि उनको खुद की कंपनी को पोजीशन कैसे करना है। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो क्लिक फनल्स सिंपली एक पेज बिल्डर है, पर प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त पे ऑलरेडी बहुत सारे पेज बिल्डर्स मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे। लैंडिंग पेज बिल्डर, इस निश में ऑलरेडी कुछ कैटेगरी किंग्स थे। क्लिक फनल्स जो है वो एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, स्प्लिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें भी करता है। बट अगेन, इन सारे निशेस में भी ऑलरेडी कुछ तो कैटेगरी किंग्स थे। तो क्लिक फनल्स ने क्या किया, उन्होंने खुद की एक कैटेगरी क्रिएट कर दी जो कि थी सेल्स फनल्स। उससे क्या हुआ, क्लिक फनल्स सेल्स फनल्स नीश में कैटेगरी किंग बन गए। तो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग समवन एल्सेस ब्लू ओशन, फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग पेज बिल्डर्स, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, स्प्लिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, इन सब को ज्वाइन करने के बदले क्लिक फनल्स ने क्या किया, इन्होंने खुद की एक कैटेगरी क्रिएट कर दी जो कि थी सेल्स फनल्स, और उस नीश में वो कैटेगरी किंग बन गए। तो चलिए अब हम मार्केट सिलेक्शन और पोजीशनिंग को और डिटेल में समझते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने अपनी करेक्ट मार्केट पोजीशनिंग कर ली तो भले ही आपके सेल्स फनल्स और सेलिंग स्किल्स एकदम बकवास हैं, उसके बाद भी आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है, अब मार्केट इज़ अ लोकेशन नॉट अ पर्सन। मान लो अगर आप एक फिशरमैन हो और आपने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी है और आपको उन मछलियों को बेचने का है, आप उन मछलियों को सेल करने कहाँ पे जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उसको वहाँ बेचने जाओगे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब आप किसी नियर बाय मार्केट प्लेस या फिर मार्केट में सेल करने जाओगे। सिमिलरली इंटरनेट भी ऐसे ही काम करता है। आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा दैट अ मार्केट इज़ नॉट अ पर्सन, इट्स अ लोकेशन। आपको समझना होगा कि आपके ड्रीम कस्टमर्स कौन है और वो ऑलरेडी कहाँ पे जा रहे हैं चीज़ें परचेज करने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो सवाल ये नहीं है कि हु इज़ योर मार्केट, बल्कि सवाल ये है वेयर इज़ योर मार्केट एंड हु इज़ योर ड्रीम कस्टमर हु इज़ ऑलरेडी गोइंग देयर। आपका गोल तो है कि आपको इवेंचुअली खुद का मार्केट क्रिएट करना है, पर उस चीज़ में टाइम लगता है। तो जब तक आप खुद का एक मार्केट क्रिएट कर पाओ, आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग मार्केट कहाँ पे है। आपको उस मार्केट में जाना है और देखना है कि वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स कौन है, और वहाँ पे आपको अपने ड्रीम कस्टमर्स को ढूंढने का है। तो अगर आपने अब तक अपना कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं किया है,
आप अपने सब मार्केट में दूसरे फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स को ढूंढ के अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो एक बार आप ये पॉइंट समझ गए, अब मार्केट इज़ अ लोकेशन नॉट अ पर्सन। उसके बाद आपको ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिशिंग इन द रेड ओशन। तो क्योंकि आपने अब तक खुद की एक कैटेगरी अब तक क्रिएट नहीं की है, दैट मीन्स आपके ड्रीम कस्टमर्स जो हैं वो आपके सब मार्केट में ऑलरेडी किसी नीश में प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो जब आप अपने सब मार्केट में अलग अलग नीशेस में अपने प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि हर मार्केट प्लेस में देर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और आपको इन तीनों में से सिर्फ एक को ही टारगेट करना है। तो इनमें से फर्स्ट ग्रुप जो है, दोज आर कॉल्ड द डाई हार्ड्स। तो हर सब मार्केट में आप देखोगे डाई हार्ड्स वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी अगर कोई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसके वो डाई हार्ड फैंस हैं। उनके लिए वो प्रोडक्ट भगवान है और वो उस प्रोडक्ट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेल योर प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डाई हार्ड ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ पीपल आर द सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड लोग वो होते हैं जो कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और वो लोग उसके साथ सेटिस्फाइड हैं, पर वो उस प्रोडक्ट के लिए डाई हार्ड्स नहीं है। मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट के यूज़र्स इस ग्रुप में फिट होते हैं। वो लोग कोई प्रोडक्ट यूज़ करना कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट स्विच करने का झंझट नहीं चाहिए होता है। पर अगर उनको कोई अच्छी बेटर डील मिल जाए, कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल जाए, तो देर आर चांसेस कि वो प्रोडक्ट स्विच करेंगे। एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ पीपल जिन पे आपको फोकस करना है वो है द फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड लोग वो होते हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा हुआ है बट दे हेट दैट प्रोडक्ट। वो डेस्परेटली वेट करते हैं कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आए जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ये लोग वो लोग होंगे जिनको अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉमिस करो, वो बहुत ईजीली कन्विंस हो जाएंगे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो आपको इन फ्रस्ट्रेटेड लोगों को ढूंढने का है, उनका ट्रस्ट गेन करने का है और उनको थोड़ी सी एजुकेशन देनी है। अगर आप अपनी मार्केटिंग सिर्फ इन लोगों पे फोकस करते हो तो आपकी सारी सेल्स बहुत एन्जॉयबल और ईजी बन जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट समझनी पड़ेगी, दैट इज़ योर ऑफर कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री विद द एग्जिस्टिंग ऑफर्स इन द सब मार्केट। कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग मतलब क्या कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मेंशन करोगे एंड यू विल यूजुअली थ्रो रॉक्स एट देम। तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की द 1 सेंटेंस पर्सुएशन कोर्स में, यू हैव टू थ्रो रॉक्स एट योर एनिमीज। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। इसका एक एग्जाम्पल है डोव सोप। तो डोव ने खुद की मार्केटिंग ऐसे की थी, इट्स नॉट अ सोप इट्स डोव। तो इससे क्या हुआ, डोव ने खुद की मार्केटिंग ऐसे की, उन्होंने सारी सोप मार्केट को अपना कंपटीशन मान लिया और खुद को उस सारी मार्केट से स्टेप आउट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री मार्केट पोजिशनिंग ऐसी होती है कि आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करवाओगे रैदर देन थ्रोइंग रॉक्स एट देम। तो आप इस तरीके से भी खुद की पोजिशनिंग कर सकते हो। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं कि मार्केट इज़ अ लोकेशन और आप उन रेड ओशन में फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स को ढूंढ रहे हो जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ परेशान है और आप उनको खुद की न्यू अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करोगे। तो अगर आप एग्जाम्पल देखो तो यही रीज़न है क्लिक फनल्स की सक्सेस का। रसेल ब्रंसन ने क्लिक फनल्स की पोजीशनिंग वेबसाइट्स के कंपटीशन में कर ली। उन्होंने कहा कि एक वेबसाइट सफिशिएंट नहीं है टू मेक मनी, और जिन लोगों की एक वेबसाइट थी और वो पैसे नहीं कमा रहे थे उनको उन्होंने अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की कि आप क्लिक फनल्स यूज़ करके एक सेल्स फनल बना सकते हो जिससे आपका बिजनेस फिर से प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है खुद की मार्केट पोजीशनिंग समझने की। जो पॉलिश का एक कोट है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बीइंग गुड एंड गेटिंग पेड, however there's a huge relationship between being good at marketing and getting paid। तो आप देखो कि आपकी मार्केट में लोग ऑलरेडी क्या सेल कर रहे हैं, वो लोग क्या सिखा रहे हैं और आप खुद का एक यूनिक स्पॉट उस इकोसिस्टम में कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप समझो कि आप अपने सब मार्केट में कौन से फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो अब तक हमने जो भी सारे सीक्रेट्स देखे, सीक्रेट नंबर 1 फाइंडिंग योर वॉइस, सीक्रेट नंबर 2 टीचिंग योर फ्रेमवर्क्स एंड सीक्रेट नंबर 3 द 3 कोर मार्केट्स और डिजायर्स, ये सारे थे क्रिएटिंग योर मास मूवमेंट के एक एलिमेंट का पार्ट। तो आपको अपनी एक मास मूवमेंट कैसे क्रिएट करनी है उसका एक एलिमेंट था बिकमिंग द एक्सपर्ट। उसमें ये 3 सीक्रेट्स थे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जो कि है द न्यू अपॉर्चुनिटी, और उसमें जो सीक्रेट नंबर 4 है उसका भी नाम है द न्यू अपॉर्चुनिटी। अक्टूबर 23, 2001 को एप्पल के अट्रैक्टिव कैरेक्टर स्टीव जॉब्स ने म्यूजिक प्लेयर्स की एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर दी। उन्होंने अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी से म्यूजिक इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो कि म्यूजिक इंडस्ट्री उनकी सब मार्केट थी और डिजिटल म्यूजिक प्लेयर्स उनकी नीश थी।
सो रैदर देन प्रेजेंटिंग एन इम्प्रूवमेंट ऑफर, उन्होंने खुद की एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। उन्होंने अपना आईपॉड प्रेजेंट किया और उससे एप्पल डिजिटल म्यूजिक प्लेयर्स का कैटेगरी किंग बन गया। कुछ सालों बाद एप्पल ने एक और न्यू अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की और वो लोग आईफोन की मदद से स्मार्टफोन नीश के कैटेगरी किंग्स बन गए। सेम चीज़ उन्होंने आईपैड के साथ भी की। अगर आप टेस्ला कंपनी के अट्रैक्टिव कैरेक्टर को देखो, उन्होंने बेटर कार प्रेजेंट नहीं की, रैदर उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई, एक न्यू कैटेगरी एंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप इस पैटर्न को देखो तो गूगल ने, स्नैपचैट ने, ट्विटर ने एग्जैक्टली सेम चीज़ें की। तो आपका भी गोल ये नहीं होना चाहिए कि जो काम नहीं कर रहा है उसको फिक्स करना। आपका गोल है उसको रिप्लेस करना विद समथिंग एब्सोल्युटली न्यू। सो किसी और के प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव करने से अच्छा है कि आप खुद की एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो जिससे आप कंपटीशन से स्टैंड आउट कर पाओगे। सो देर आर अ फ्यू रीजंस जिसकी वजह से पीपल डोंट वांट एन इम्प्रूवमेंट ऑफर। इसके बारे में डिटेल में हमने पार्ट 1 में बात की थी। आप इन रीजंस को डिटेल में पार्ट 1 में समझ सकते हो। सो उसके रीजंस थे इम्प्रूवमेंट इज हार्ड, डिजायर वर्सेस एम्बिशन, मेमोरीज ऑफ पुअर पास्ट डिसीजंस एंड कमोडिटी प्राइसिंग, एंड द बिगेस्ट रीजन इज स्टेटस। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें, आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनका स्टेटस कैसे बढ़ाएगा। इंसान का दिमाग कॉन्स्टेंटली ट्राई करता है उन चीज़ों से दूर रहने का जो उनके स्टेटस को कम कर देंगे। तो जब भी कोई इंसान कोई भी डिसीजन लेता है वो अपने माइंड में इन 2 डिसीजंस को कंसिडर करता है, विल दिस थिंग इंक्रीज माई स्टेटस और डिक्रीज माई स्टेटस। तो आपका काम है कि आपको इस साइड को इंक्रीज योर स्टेटस, इसको एकदम फुल कर देने का है, और आपको स्टेटस डिक्रीज साइड को एकदम मिनिमाइज करना है। ये चीज़ें आप कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग डन फॉर योर टूल्स एंड मनी बैक गारंटी ऑफर्स। तो ये कुछ रीजंस थे कि वाई इम्प्रूवमेंट ऑफर्स डोंट वर्क। अब हम कुछ रीजंस देखते हैं कि वाई पीपल क्रेव न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो अगेन हमने इन सब के बारे में डिटेल में पार्ट 1 में बात की है। यहाँ पे हम उसके बारे में एकदम शॉर्ट में बात करेंगे। सो सम ऑफ द रीजंस आर न्यू डिस्कवरी, नो पेन ऑफ डिस्कनेक्ट, ड्रीम रिप्लेसमेंट एंड ग्रीनर पैस्चर्स। तो अब हमने समझ लिया कि वाई पीपल डोंट वांट एन इम्प्रूवमेंट ऑफर एंड वाई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हाउ डू वी एक्चुअली क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, या फिर इफ़ यू आर ऑलरेडी सेलिंग समथिंग, आप किस तरीके उसको रीपोजिशन करके खुद की एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें स्टेप नंबर 1 है व्हाट इज़ द रिजल्ट योर ड्रीम कस्टमर्स आर ट्राइंग टू अचीव। सो एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना इज एज सिंपल एज क्रिएटिंग अ न्यू वे फॉर योर ड्रीम कस्टमर्स टू अचीव देयर रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको पूछना है कि आपके जो ड्रीम कस्टमर्स हैं वो लोग क्या रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है व्हाट इज़ द व्हीकल दे आर करंटली यूजिंग टू ट्राई टू गेट दैट रिजल्ट। सो द चांसेस आर कि आपके जो ड्रीम कस्टमर्स हैं वो उस रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए फर्स्ट टाइम आपके पास नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ें अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो पहले चीज़ें ट्राई की होंगी। तो वो लोग आपके पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। वो लोग आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि उन्होंने पहले जो चीज़ें ट्राई की उनसे उनको रिजल्ट्स नहीं मिली। आपके ड्रीम कस्टमर्स ने उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई की होंगी, अलग अलग व्हीकल्स ट्राई किए होंगे जिनसे उनको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। तो आप सोचो कि आपके जो ड्रीम कस्टमर्स हैं वो लोग क्या क्या डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, जिनसे उनको अब तक सक्सेस नहीं मिल पाई है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 इज़ द अपॉर्चुनिटी स्विच। सो रैदर देन ट्राइंग टू इम्प्रूव कि आपके कस्टमर्स जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं आपको उनको एकदम न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं, वो लोग उसको बेटर, फास्टर, ये सब चीज़ें करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपके कस्टमर्स को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सक्सेस नहीं मिल रही है सो देर आर हाई चांसेस कि उनको उसका बेटर वर्जन नहीं चाहिए, उनको कुछ तो एकदम नया चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब क्लिकफनल्स लॉन्च हुआ उनके ड्रीम कस्टमर्स ऑलरेडी इन निशेस में थे, वेबसाइट बिल्डर्स, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन, CRM, लैंडिंग पेज बिल्डर्स एक्सेट्रा। तो क्लिकफनल्स ने उनको एक बेटर वेबसाइट बिल्डर ऑफर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनको बोला कि वेबसाइट्स आर डेड। उन्होंने उनको बोला कि अगर आप वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हो तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। दे थ्रू रॉक्स एट देयर एनिमीज। और उसके बाद उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी स्विच ऑफर किया और उनको एक न्यू अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की और उन लोगों को फनल्स इंट्रोड्यूस करवाए। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी स्विच है दैट कैन ईदर हैपन फ्रॉम वन निश टू अनदर, या फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटी स्विच है वो आप एक सब मार्केट से दूसरे सब मार्केट में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लिक फनल्स को देखो तो उनके फ्रंट एंड पे सारे अपॉर्चुनिटी स्विचेस रहते हैं,
वो लोग अलग अलग मार्केट्स में लोगों को कन्विंस करते हैं फनल्स यूज़ करने के लिए। तो अगर हम उनके कुछ फ्रंट एंड फनल्स के एग्जाम्पल्स को देखें, वो है ब्रिक एंड मॉर्टर फनल्स, expertsecrets.com, ecomfunnelsecrets.com, networkmarketingsecrets.com, freelancingSecrets.com। तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को फनल से इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये अपॉर्चुनिटी स्विच करने के बाद स्टेप नंबर 4 है द अपॉर्चुनिटी स्टैक। हर बिजनेस का एक और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी स्विच होना चाहिए। अगर आप बार बार अपने कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी स्विच करवाते रहोगे, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका आपसे ट्रस्ट हटते जाएगा। तो इंस्टेड आपको करना क्या है, आपको एक बार अपॉर्चुनिटी स्विच करने के बाद अपॉर्चुनिटी स्टैकिंग करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लिक फनल्स की बात करें तो उनके अपॉर्चुनिटी स्टैक्स कुछ इस तरीके से हैं। क्लिक फनल्स, वन फनल अवे चैलेंज, फनल स्क्रिप्ट्स, फनल हैकिंग लाइव, फनल फ्लिक्स, फनल यूनिवर्सिटी, क्लिक फनल्स कलेक्टिव, ट्रैफिक सीक्रेट्स एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हो ये सारी जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंस्टेड ये सारी अपॉर्चुनिटी स्टैक है। एक बार कोई इंसान फनल्स की दुनिया में आ गया, ये चीज़ें फनल्स के बारे में ही और डिटेल में बात करती है। अब सीक्रेट नंबर 5 इस बुक का है मोर मनी फॉर द सेम फ्रेमवर्क। जब रसल ब्रंसन अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त पे उन्होंने बहुत सारे लोगों से सुना कि उनको थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने उस बुक की फिजिकल कॉपी अमेजोन से ऑर्डर कर ली $10 के लिए। उन्होंने वो बुक परचेज तो कर ली, वो कई टाइम तक सोचते रहे कि वो बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पर उन्होंने एक्चुअली कभी पढ़ना उस बुक को स्टार्ट नहीं किया। कुछ साल बाद उन्होंने फिर से एक इवेंट पर सुना कि उनको थिंक एंड ग्रो रिच पढ़नी चाहिए। तो वो इवेंट के बाद घर पे आए और उन्होंने गूगल पे सर्च किया थिंक एंड ग्रो रिच, और इस बार उनको एक वेबसाइट मिली जहाँ पे थिंक एंड ग्रो रिच की ऑडियो बुक मिल रही थी फॉर $100। जैसे इन्होंने वो चीज़ देखी, उन्होंने वो परचेज कर ली, और इसे परचेज करने के बाद जब भी वो अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे, विद इन 1 वीक उन्होंने वो सारी बुक सुन ली। रसल ब्रंसन यहाँ पे ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इन्होंने इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखा। पीपल विल स्पेंड मोर मनी फॉर द एग्जैक्ट सेम कॉन्टेंट पैकेज्ड इन अ डिफरेंट वे। तो वो कहते हैं जब उन्होंने कुछ साल पहले थिंक एंड ग्रो रिच का एक फिजिकल कॉपी ऑर्डर किया और कुछ साल बाद जो ऑडियो बुक ऑर्डर किया, कंटेंट वाइज वो एग्जैक्ट सेम चीज़ थी, एकदम वर्ड टू वर्ड वो सब सेम था, फिर भी उन्होंने एक चीज़ के लिए $10 पे किए और दूसरे के लिए $100 पे किए। तो अब हम समझते हैं कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी भी ग्रो कर सकते हो। तो खुद की एक न्यू अपॉर्चुनिटी करने का बिग सीक्रेट ये है कि भले ही आपका प्रोडक्ट जो है वो खुद में एक न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, पर जो आपका फ्रेमवर्क है वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लिक फनल्स की बात करें तो क्लिक फनल्स सिंपली एक ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। क्लिक फनल्स खुद में एक न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, रैदर वो एक इम्प्रूवमेंट ऑफर है जो कि है अ बेटर वे टू मेक वेबसाइट्स। पर उसी में जब उन्होंने फनल्स का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर दिया, वो फ्रेमवर्क्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन गई और उनका सॉफ्टवेयर उनके लिए टूल बन गया जो उस अपॉर्चुनिटी को सिंप्लीफाई कर देगा। तो ये जो एक्सपर्ट बिजनेस है या फिर खुद के फ्रेमवर्क्स को पैकेज करने का जो बिजनेस है, इनको आप 2 तरीकों से यूज़ कर सकते हो। एक्सपर्ट बिजनेस नंबर 1 इज सेलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। तो रसल ब्रंसन कहते हैं कि किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना और खुद के इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट सेल करना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्टअप आइडियाज़ इन द वर्ल्ड। वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको इसको स्टार्ट करने के लिए कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट नहीं चाहिए होता है। आपको बस किसी चीज़ में पैशन होना चाहिए और दूसरों को सिखाने की विलिंगनेस होनी चाहिए। एक्सपर्ट बिजनेस नंबर 2 इज लेवरेजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एज फ्यूल। तो अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रही है तो आप इन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। आप इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके लोगों के मन में एक डिज़ायर क्रिएट कर सकते हो आपका कोर प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करने के लिए। तो आप इन्फो प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कस्टमर्स को फ्री में एक्वायर कर सकते हो और अपनी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। तो आपने समझ लिया कि आप किस तरीके से सेम इन्फॉर्मेशन को अलग एक्सपीरियंस में पैकेज करके अपने फ्रेमवर्क की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि आप किस तरीके से सेम फ्रेमवर्क से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सो इसमें स्टेप नंबर 1 है हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर फ्रेमवर्क्स। So the simplest way to increase the perceived value of your frameworks is to change the experience of how someone consumes it. तो ये आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। आप अपने रिटर्न वर्ड्स को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके वीडियोस को आप लाइव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, अगर हम .com सीक्रेट्स का बुक खरीदने चाहते हैं तो वो हमको अपसेल में उसके ऑडियो बुक्स ऑफर करते हैं जिसकी वैल्यू फिजिकल बुक से हमेशा ज़्यादा होती है। And the other way to increase the perceived value of your frameworks is by changing how you fulfill on the frameworks. तो बेसिकली आप अपने फ्रेमवर्क्स जो अपने कस्टमर्स को दोगे
उसके 3 तरीके होंगे। फर्स्ट इज डू इट योरसेल्फ, यानी कि आप उनको आपका फ्रेमवर्क दोगे पर इम्प्लीमेंट वो सारा खुद करेंगे। सेकेंड इज डू इट विथ यू, यानी कि आप उनके साथ काम करोगे वो फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेप नंबर 3 इज डन फॉर यू, यानी कि आप उनके लिए सारा फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करोगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आप किस तरीके से 8 डिफरेंट वेज में अपने इन्फॉर्मेशन को पैकेज कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला तरीका है प्री फनल कंटेंट या फिर आपका फ्री कंटेंट। तो आपके जो भी सारे ब्लॉग पोस्ट रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, पॉडकास्ट रहेंगे, ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे। सेकेंड वे टू पैकेज योर फ्रेमवर्क्स इज बाय यूजिंग अ लीड मैग्नेट। तो आप अपने फ्रेमवर्क्स एज अ फ्री लीड मैग्नेट भी दे सकते हो। सो इन एक्सचेंज ऑफ द विजिटर्स ईमेल एड्रेस आप उनको एक शॉर्ट 20 मिनट्स वीडियो में अपना सारा फ्रेमवर्क सिखा सकते हो। थर्ड वे टू पैकेज योर कंटेंट इज इन अ बुक, या फिर आप एक फ्री प्लस शिपिंग ऑफर भी यूज कर सकते हो। तो इसके बारे में हमने डिटेल में .com सीक्रेट्स में बात की है कि वाई फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स आर द बेस्ट फ्रंट एंड ऑफर्स। तो आप इनको यूज करके भी अपने फ्रेमवर्क्स को पैकेज कर सकते हो। फोर्थ वे टू पैकेज योर फ्रेमवर्क्स इज बाय यूजिंग अ मेंबरशिप साइट। इसमें आप हर तरीके का एक्सपीरियंस इंक्लूड कर सकते हो, ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट, रिटन कंटेंट, और आपके मेंबर्स के नेटवर्किंग के लिए आप एक कम्युनिटी भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वे टू पैकेज योर फ्रेमवर्क्स इज बाय यूजिंग एन ऑनलाइन कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट वे टू पैकेज योर फ्रेमवर्क्स इज सेमिनार्स और वर्कशॉप्स। तो इस पॉइंट पे आप अपने सारे फ्रेमवर्क्स ऑनलाइन से ऑफलाइन लेके आओगे। नेक्स्ट वे इज बाय गेटिंग पीपल इनटू अ मास्टरमाइंड। तो जो भी लोगों के इनर सर्कल्स रहते हैं, इन मास्टरमाइंड्स पे टीचिंग में कम ध्यान दिया जाता है एंड इंस्टेड इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद लास्ट वे टू पैकेज योर फ्रेमवर्क्स इज 1-to-1। सो ये आपके वैल्यू लैडर में एकदम हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, जहाँ पे लोग आपको अपने 1-to-1 टाइम के लिए पैसे पे करेंगे। तो ये थे 8 डिफरेंट वेज जिसमें आप अपने फ्रेमवर्क्स को पैकेज कर सकते हो। आपने इसमें नोटिस किया होगा कि भले ही आपके पैकेजिंग की प्राइसिंग चेंज हो रही है, पर इस सब में आपके फ्रेमवर्क्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। इसमें आप सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए उन फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट और कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस चेंज कर रहे हो। और आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन कंपनीज का वैल्यू लैडर इसी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया होता है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है हाउ टू क्रिएट इवन मोर वैल्यू बाय टर्निंग योर फ्रेमवर्क्स इनटू टूल्स। तो अगेन हम देखते हैं क्लिक फनल्स का एग्जांपल। तो वो लोग हमको प्रॉमिस करते हैं कि हम सेल्स फनल्स को यूज़ करके अपनी कंपनी क्विकली ग्रो कर सकते हैं, और उसके लिए वो हमको अलग अलग फ्रेमवर्क सिखाते हैं। तो उनके कुछ तो फ्री बुक्स हैं जैसे कि .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट्स। उसके बाद उनके अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, और सेम फ्रेमवर्क्स वो अपने इवेंट्स में भी सिखाते हैं। और ये सारे फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमको अपना टूल ऑफर करते हैं, जो कि उनका क्लिक फनल्स सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे रसल ब्रंसन कहते हैं हाउ मच मनी यू आर एबल टू मेक एज अ बिजनेस इज इन डायरेक्ट रिलेशनशिप टू हाउ सिंपल यू कैन मेक द प्रोसेस फॉर योर कस्टमर्स। तो आपके फ्रेमवर्क्स में जो भी सारे स्टेप्स हैं, आप देखो कि आप वो स्टेप्स अपने कस्टमर्स के लिए किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, और आप देखो कि आप उन स्टेप्स के लिए कौन से टूल्स बना सकते हो। अगर हम टूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप अपना एक सॉफ्टवेयर बनवा सकते हो। एक सॉफ्टवेयर की परसीव्ड वैल्यू बहुत हाई होती है, और अगर आपको अपना सिर्फ एक बेसिक सॉफ्टवेयर बनवाने का है तो उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं होती है। आप बहुत चीप में अपना एक सॉफ्टवेयर रेडी करवा सकते हो। तो इनिशियली अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्लिक फनल्स जैसे कोई बड़ी आइडिया मत सोचो, आप कोई ऐसी आइडिया सोचो जो आप विद इन $100 बनवा सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ टूल्स जो आप बनवा सकते हो वो है सप्लीमेंट्स। तो अगर आपके कुछ फ्रेमवर्क्स में ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप सप्लीमेंट्स को यूज़ करके उस प्रोसेस को और फास्ट बना सकते हो, सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू इंक्रीज द परसीव्ड वैल्यू ऑफ योर फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ टूल जो आप बनवा सकते हो वो है फिजिकल प्रोडक्ट्स। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रही है तो आप कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स क्रिएट करो जिसमें आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स आपके फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के ईजी टूल्स बन जाएं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप देखो कि आप किस तरीके से एक फिजिकल प्रोडक्ट से अपने कस्टमर्स के लिए वो फ्रेमवर्क्स ईजी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस बुक की बात देखें तो जब हमने ये परचेज किया हमको अपसेल में दिखाया गया कि हमको अनलॉक द सीक्रेट्स ट्रायलॉजी परचेज करना है क्या। तो वो बेसिकली क्या है, उसमें हमको 3 बुक्स थे, .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट्स और ट्रैफिक सीक्रेट्स, जो हमको फ्रेमवर्क सिखाते हैं। और उसमें एक एडिशनल बुक था अनलॉक द सीक्रेट्स, जो एक जर्नल था या फिर एक वर्कबुक था। उसमें हम जो भी हम सारे पहले के 3 बुक्स में सीख रहे हैं उसमें हम नोट डाउन करते जाएंगे और अपने सारे फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो सिर्फ एक एडिशनल बुक से जो कि था अनलॉक द सीक्रेट्स, उस सारे बुक सेट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप टूल्स क्रिएट कर सकते हो जिससे आपके कस्टमर्स को आपके फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करना और ईजी बन जाएगा। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद स्टेप नंबर 3 है टर्निंग योर फ्रेमवर्क्स इनटू एन ऑफर
विद द स्टैक स्लाइड। तो अगला स्टेप है कि आपके जो भी सारे आइडियाज़ हैं उनमें से आपको कुछ ऐसे क्रिएट करना है जो कि आप एक्चुअली सेल कर सकते हो। तो जैसा कि हमने बात किया, आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर में कन्वर्ट करना है। तो एक ऑफर का काम बेसिकली होता है आप जो भी सेल कर रहे हो उसकी परसीव्ड वैल्यू को इंक्रीज करना, और आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हो वो आपके लिए यूनिक बनाना। तो अब हम समझते हैं कि हमारी जो भी सारी आइडियाज़ हैं उनको हम एक्चुअल टैंजिबल प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक स्लाइड्स। तो अगर आप रसेल ब्रंसन का स्टैक स्लाइड देखो तो एक यूजुअल स्टैक स्लाइड में आपका जो भी फर्स्ट आइटम रहेगा वो रहेगा आपका कोर प्रोडक्ट, और उसके बाद सेकेंड आइटम रहेगा आपका अपॉर्चुनिटी स्विच या फिर अपॉर्चुनिटी स्टैक फ्रेमवर्क। तो आपके कोर प्रोडक्ट्स आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस हो सकते हैं, या फिर आपके इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स या फिर इवेंट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको अपने ऑफर में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे आप अपने सारे फ्रेमवर्क्स की परसीव्ड वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो ये यूजुअली इन्फॉर्मेशन या फिर टूल्स रहेंगे। तो आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए तो आप एक ई बुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप एक ऑडियो कोर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लाइव एक्सपीरियंस देना है तो आप एक सेमिनार, वर्कशॉप या फिर एक मास्टरमाइंड क्रिएट कर सकते हो। तो आइडियली आपके स्टैक में सिर्फ एक या दो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स डालोगे तो आपके ऑफर की परसीव्ड वैल्यू बहुत कम हो सकती है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि उनको बहुत काम करना पड़ेगा या फिर बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो कि आप कौन से टूल्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि टूल्स की परसीव्ड वैल्यू बहुत हाई होती है। तो क्या आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो जिससे आपका फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना ईजी बन सकता है, या फिर अगर आप कोई सप्लीमेंट्स क्रिएट कर सकते हो या आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, तो आप अपने स्टैक में जो भी चीज़ें इंक्लूड करोगे उन सब के साथ कुछ तो वैल्यू अटैच रहेगी। आपका गोल है कि आपको दिखाना है कि आप लोगों को 10 टाइम्स मोर वैल्यू दे रहे हो दैन व्हाट यू आर चार्जिंग फॉर। तो अगर आप कुछ $97 पे सेल कर रहे हो, आपको अपने स्टैक स्लाइड की वैल्यू एटलीस्ट $997 रखने की है। तो ये थे कुछ तरीके कि आप सेम फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो। तो आपका जो भी सारा बिजनेस है, आपके वैल्यू लैडर के हर स्टेप में खुद का एक स्टैक स्लाइड होना चाहिए। एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप भले ही पैसे तो ज़्यादा चार्ज कर रहे हो पर उन सब में आप सेम फ्रेमवर्क सिखाओगे। तो इस पॉइंट तक हमने सारे जो भी सीक्रेट्स देखे उसमें से सीक्रेट नंबर 1, 2 और 3 थे अबाउट बिकमिंग द एक्सपर्ट। उसके बाद सीक्रेट नंबर 4 और 5 थे अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी खुद की एक मास मूवमेंट क्रिएट करने के थर्ड एलिमेंट पे, जो कि है द फ्यूचर बेस्ड कॉज। तो सीक्रेट नंबर 6 वही चीज़ है, योर फ्यूचर बेस्ड कॉज। कई सालों तक लोग मानते थे कि 4 मिनट में 1 माइल भाग पाना इम्पॉसिबल है, बट ऑन May 6, 1954 रॉजर बैनिस्टर ने ये अचीव करके दिखाया। उस दिन पे जो लोग मानते थे कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है उन्होंने वो उनको अचीव करके दिखाया। उन्होंने 4 मिनट माइल तोड़ के दिखाया। जैसे ही रॉजर ने ये रिकॉर्ड को तोड़ा, उसके सिर्फ 46 डेज में एक और जन ने वो रिकॉर्ड तोड़ा, और ऐसे करते करते आज के दिन में ऑलमोस्ट 1400 रनर्स ने वो रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया है। सेम चीज़ रसेल ब्रंसन के साथ भी हुई थी। उनको लगता था कि एक साल में $1 मिलियन अचीव करना उनके लिए इम्पॉसिबल है, पर जैसे ही उन्होंने किसी और को देखा कि उन्होंने एक दिन में $1 मिलियन का गोल अचीव किया, रसेल को बिलीफ आया कि वो खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी मास मूवमेंट क्रिएट करनी है तो बिकमिंग द एक्सपर्ट एंड योर न्यू अपॉर्चुनिटी के बाद लास्ट स्टेप इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर बेस्ड कॉज। तो चलिए हम कुछ की प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो हमको एक फ्यूचर बेस्ड कॉज क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। सो इसमें स्टेप नंबर 1 है लॉन्च योर प्लेटफॉर्म टू बी योर ड्रीम कस्टमर्स गाइड टू द रिजल्ट। तो अगर आप देखोगे तो यूएस इलेक्शंस में जो भी सारे लोग प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में जीते हैं वो सारे एक फ्यूचर बेस्ड कॉज पे फोकस करते हैं, और जो लोग भी हारे हैं उनके इम्प्रूवमेंट स्लोगन्स हुआ करते थे। तो आप ये स्क्रीन पे सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। इंडिया में भी आपने कुछ सिमिलर चीज़ देखी होगी। मोदी जी का स्लोगन हुआ करता था अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आप देखोगे जो भी लोग इलेक्शंस जीतते हैं वो एक फ्यूचर बेस्ड कॉज पे फोकस करते हैं, और जो भी लोग इलेक्शंस हारते हैं वो लोग प्रेजेंट को बेटर बनाने का ट्राई करते हैं। तो सेम चीज़ रसेल ब्रंसन ने अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करने की ट्राई की, और उन्होंने इंस्पिरेशन ली गैरी हेल्बर्ट से, जिनकी एक हेडलाइन थी यू आर ओनली 1 सेल्स लेटर अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग इट रिच। तो रसेल ब्रंसन ने अपने बिजनेस के लिए भी कुछ आइडियाज लिखी। यू आर जस्ट 1 फनल अवे फ्रॉम बीइंग रिच, यू आर जस्ट 1 फनल अवे फ्रॉम क्विटिंग योर जॉब, यू आर जस्ट 1 फनल अवे फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम, यू आर जस्ट 1 फनल अवे फ्रॉम ग्रोइंग योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, यू आर जस्ट 1 फनल अवे फ्रॉम शेयरिंग योर मैसेज विथ मोर पीपल। और ऐसे करते करते
वो फाइनली इस स्टेटमेंट पे आए, यू आर जस्ट वन फनल अवे। तो आप देखोगे रसल ब्रंसन ये जो स्टेटमेंट है अपने हर ईमेल में, अपने हर एड कॉपी में, अपने हर वीडियो में, अपने हर ब्लॉग पोस्ट में यूज़ करते हैं। तो वो अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एक फ्यूचर बेस्ड कॉज दिखा रहे हैं। तो आप देखो कि आप सेम चीज़ अपने बिजनेस के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है गिव देम एन आइडेंटिटी शिफ्ट। रसल ब्रंसन कहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो रियल पीपल हैं एंड इट्स योर ड्यूटी टू सेल देम ओवर एंड ओवर अगेन। यानी कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बार बार सेल करो। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो वो लोग अपने ओल्ड हैबिट्स पे चले जाएंगे या फिर वो लोग कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी चेस करने लगेंगे। सो इट्स योर मॉरल ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स। तो अगर आपको अपने कस्टमर्स को बार बार सेल करने का है तो आपको उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को एक बार सेल करना बहुत ईजी होता है, बट अगर आपको किसी को बार बार चीज़ें सेल करनी है आपको उनको अपना ट्रू फैन बनाना पड़ेगा। और जब आप अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे वो लोग आपके ट्रू फैंस बन जाएंगे। तो आप ये करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको खुद की एक ट्राइब आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लिक फनल्स की बात करें तो उनके ट्राइब मेंबर्स खुद को फनल हैकर्स कहते हैं। तो आप देखो खुद के मेंबर्स के लिए आप किस तरीके से एक आइडेंटिटी शिफ्ट क्रिएट कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ नेम फॉर योर ट्राइब। अगली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी द आई एम स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो आपने देखा होगा क्लिक फनल्स के लोग हमेशा कहते हैं आई एम अ फनल हैकर, और क्लिक फनल्स अपनी टी शर्ट्स भी बेचता है, अपनी बॉटल्स, अपनी बैग्स, अपनी कैप्स भी बेचता है जिस पे लिखा होता है हैशटैग फनल हैकर या फिर आई एम अ फनल हैकर या फिर आई बिल्ड फनल्स। तो आप देखो कि आप अपने ट्राइब मेंबर्स के लिए क्या ऐसा आई एम डैश स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो। अगली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप खुद का एक टाइटल ऑफ लिबर्टी या फिर मैनिफेस्टो क्रिएट कर सकते हो। तो हमने पार्ट 1 में बात की थी कि कैसे कैप्टन मरोनी ने अपनी आर्मी के लिए एक टाइटल ऑफ लिबर्टी क्रिएट किया, वैसे ही आप अपने ट्राइब मेंबर्स को इंस्पायर करने के लिए खुद का एक टाइटल ऑफ लिबर्टी क्रिएट कर सकते हो। तो इन सब के बाद स्टेप नंबर 3 है क्रिएट माइलस्टोन अवार्ड्स दैट पुल पीपल टूवर्ड्स द रिजल्ट्स। बहुत बार क्या होता है लोग आपकी मूवमेंट ज्वाइन करते हैं एक रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के लिए वो रिजल्ट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप टेकिंग एक्शन अंटिल दे अचीव दैट रिजल्ट। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि लोग जो खुद के लिए गोल सेट करते हैं वो टेंजिबल नहीं रहते हैं, वो खुद के लिए एकदम वेग गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फील मोर सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू ग्रो माई कंपनी एट्सेट्रा। तो क्योंकि एक फिनिश लाइन डिफाइंड नहीं है, एक क्लियरली सेट गोल डिफाइंड नहीं है, बहुत लोग एक्शन नहीं लेंगे और वो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देखोगे क्लिक फनल्स ने क्या किया, उन्होंने अपने ट्राइब मेंबर्स के लिए माइलस्टोन अवार्ड्स क्रिएट कर दिए। तो जब भी कोई फनल हैकर अपने फनल से $1 मिलियन के सेल्स अचीव कर लेता है उनको वो लोग 2 कॉमा क्लब अवार्ड देते हैं। जैसे ही किसी ने वो अचीव कर लिया वो मेंबर्स ट्राई करते हैं नेक्स्ट अवार्ड को जीतने के लिए, जो कि है 2 कॉमा क्लब एक्स अवार्ड। यानी कि अगर आपने एक फनल से $10 मिलियन का सेल्स अचीव कर लिया आपको वो अवार्ड मिलेगा। और वैसे ही नेक्स्ट अवार्ड है 2 कॉमा क्लब सी अवार्ड, जो आपको मिलता है $100 मिलियन अचीव करने पे। ये करने के 2 फायदे हैं, एक तो आपके मेंबर्स मोटिवेटेड रहते हैं वो नेक्स्ट अवार्ड को अचीव करने के लिए, सो वो इसकी वजह से आपकी मूवमेंट में ज़्यादा टाइम तक टिके रहेंगे। सेकेंड चीज़ वो ये होती है कि जब दूसरे लोग उनको देखते हैं कि किसी ने वो अवार्ड अचीव कर लिया उनको वो बिलीफ आता है कि वो खुद भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। इससे और भी ज़्यादा लोग आपके मूवमेंट में जुड़ते जाते हैं। इन सब के बाद स्टेप नंबर 4 है यूनाइट विद अ सोशल मिशन। तो जैसा कि आप इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में देखोगे जब हम हीरोज 2 जर्नी के बारे में बात करेंगे आप देखोगे कि हर एक हीरो जो है वो 2 जर्नीज के थ्रू जाता है। एक होती है जर्नी ऑफ अचीवमेंट जिसे वो लोग अपना एंड गोल अचीव करते हैं, एंड सेकेंड रहती है जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिससे वो हीरो में खुद में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। तो अगर आप अपने ट्राइब मेंबर्स को सिर्फ एक रिजल्ट्स अचीव करने को हेल्प करोगे वो लोग इवेंचुअली आपको छोड़ देंगे, खुद के अचीवमेंट में लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं होती है। तो आप देखोगे क्लिक फनल्स ने क्या किया, कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना एक और अवार्ड क्रिएट किया जो कि है द 2 हार्ट अवार्ड, और वो उनको मिलता है जो भी लोग $1 मिलियन से ज़्यादा चैरिटी में डोनेट करते हैं। तो आप देखो कि आप अपने ट्राइब मेंबर्स के लिए किस तरीके से एक सोशल कॉज क्रिएट कर सकते हो। तो ये 4 स्टेप्स थे फॉर क्रिएटिंग योर ओन फ्यूचर बेस्ड कॉज। तो अभी तक हमने जो भी देखा दैट वॉज द एडिशनल कॉन्टेंट फ्रॉम द अपडेटेड एडिशन ऑफ पार्ट 1। तो चलिए अब हम एक्चुअल पार्ट 2 के कॉन्टेंट को शुरू करते हैं। अब सीक्रेट नंबर 7 इस बुक का है द एपिफनी ब्रिज। अब बहुत लोग जब अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी प्रमोट करते हैं
तो वो लोग उसको डायरेक्टली सेल करने का ट्राई करते हैं। उससे क्या होता है, वो लोगों के माइंड में एक इमोशन नहीं क्रिएट करता है और इसीलिए उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इंस्टेड रसेल ब्रंसन क्या कहते हैं कि आपको उनके माइंड में एक स्टोरी के थ्रू एक आइडिया प्लांट करनी होती है। आपको उनको सॉल्यूशन का रास्ता दिखाने का है, बट उनको डायरेक्ट सॉल्यूशन देने का नहीं है। वो लोग अपने माइंड में खुद का एक आंसर क्रिएट करेंगे और वो लोग खुद को उस चीज़ पे सेल कर देंगे। जब आप ये चीज़ करते हो, सो यू डोंट सेल एनीथिंग, द पीपल सेल देमसेल्व्स। तो इसके लिए रसेल ब्रंसन हमको सिखाते हैं कि हमको एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट यूज़ करनी चाहिए। अब ये एपिफनी ब्रिज है क्या? इट्स सिंपली अ स्टोरी दैट टेक्स पीपल थ्रू द इमोशनल एक्सपीरियंस दैट गॉट यू एक्साइटेड अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटी यू आर प्रेजेंटिंग। तो ये एक वो स्टोरी होती है जो लोगों को एक इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू लेके जाती है, जिस एक्सपीरियंस की वजह से आप एक्साइटेड हुए थे उस न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप इमेजिन करो जब आप अपने एक्सपर्ट जर्नी के ग्रोथ फेज में थे और आपके अंदर उस न्यू अपॉर्चुनिटी को सीखने का एक पैशन था। उस टाइम पे आपको क्या फीलिंग्स आती थी? तो आपके लिए उस स्टेट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो ड्रीम कस्टमर्स हैं वो एट दिस मोमेंट उसी स्टेट में है। उसके बाद आप सोचो कि क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आप उस न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए एक्साइटेड हो गए, जिसको हम एपिफनी भी कहते हैं। जब आपको वो एपिफनी फील हुई, जब आपको वो आहा मोमेंट फील हुआ, उस टाइम पे आप इमोशनली कन्विंस हो गए उस चीज़ के बारे में। उसके बाद आपका ग्रोथ का फेज शुरू हुआ। उन फीलिंग्स की वजह से आप आज उस बात में एक्सपर्ट हो। वो फीलिंग्स आने के बाद आपने सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए, आपने सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में समझा। उसके बाद आप लॉजिकली कन्विंस हुए उस न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो पहले आप इमोशनली कन्विंस हुए, आपको कुछ तो फीलिंग्स आई, उसके बाद आपने पूरी टेक्निकल चीज़ें सीखी और फिर आप लॉजिकली कन्विंस हुए। तो इस पॉइंट पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। एक बार जब वो एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो लोग लॉजिकली कन्विंस्ड हो जाते हैं किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में, और जब भी उनको किसी और को समझाना होता है उस न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो डायरेक्टली उनको लॉजिकल फैक्ट से कन्विंस करने का ट्राई करते हैं। वो लोग ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जिसको रसेल ब्रंसन टेक्नो बैबल कहते हैं। तो जब आप अपनी जर्नी में बहुत नॉलेज गेन कर लेते हो और आपको किसी और को उस न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाना होता है, आप टेक्नो बैबल करने लगते हो और सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ऐसे वर्ड्स यूज़ करती है कि वो लोग इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग हैं, इस इंडस्ट्री में इतने % लोग ये चीज़ें करते हैं। तो वो लोग ये सारी टेक्निकल चीज़ें और जार्गन बोलने लगते हैं। पर आप नो मैटर उनको ये कितनी भी टेक्निकल चीज़ें समझा दो, लोग कभी कन्विंस नहीं होने वाले हैं आपके न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में जब तक वो लोग भी उस इनिशियल इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू जाएंगे जिस एपिफनी मोमेंट के थ्रू आप गुजर चुके हो। सारी लॉजिकल चीज़ें, सारे फीचर्स, सारे बेनिफिट्स लोगों को बस एनॉय करेंगे। आपके सेल्स मैसेजिंग में लॉजिकल पॉइंट्स की जगह होती है, पर उससे पहले आपको उनको इमोशनली कन्विंस करना पड़ेगा। तो आपको टेक्नो बैबल से पीछे हटके आपको अपने ड्रीम कस्टमर से उस इमोशनल स्टेट में मिलने का है जहाँ पे वो अभी है, और आपको उनको वो इमोशंस फील करवाने हैं जिसके थ्रू आपको वो एपिफनी फील हुई थी। तो आप ये सिंपल सी बात याद रखो, लॉजिक डजंट सेल, इमोशंस सेल। तो आप अपने पास्ट में जाओ और आप याद करो कि ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्साइटेड हो गए। वो जो स्टोरी है आपकी एपिफनी ब्रिज स्टोरी, वो आपके इमोशनल साइड और लॉजिकल साइड के गैप को ब्रिज करेगी। तो अगर आप अपनी स्टोरीज प्रॉपरली स्ट्रक्चर करो, अगर आप अपने कस्टमर्स को वो फील करा पाओ जो आपने उस वक्त पे फील किया था, आपके कस्टमर्स खुद को खुद ही सेल कर देंगे आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस के बारे में। वो लोग अपने परचेसेस खुद ही लॉजिकली जस्टिफाई करेंगे। आपका काम है लोगों को स्टोरीज बताना जो उनको उस एपिफनी तक गाइड करे। तो आप सोचो कि आपको इनिशियल क्या फीलिंग्स आई थी, आपके आजू बाजू क्या हो रहा था, उस वक्त पे आपने क्या फील किया, क्यों आप उस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हो गए। एकदम ध्यान से डिटेल्स में ये सारी चीज़ें याद करो, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, अब चलिए देखते हैं कि आप उनको इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कैसे बता सकते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दो लोग एग्जैक्ट सेम आपको स्टोरी बताएंगे, पर एक की स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग रहती है, और वही सेम स्टोरी जब वो दूसरा इंसान आपको बताता है आपको वहीं पर नींद आने लगती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें क्या डिफरेंस रहता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बेटर स्टोरी टेलर्स बनाती है? तो सबसे पहला रीज़न उसमें है ओवर सिंप्लीफिकेशन। अगर आप देखोगे जो भी लोग अच्छी स्टोरीज बताते हैं वो हमेशा स्टोरीज को ओवर सिंप्लीफाई करके बताते हैं। आपको अपनी स्टोरीज ऐसे बतानी है जैसे कि आप किसी 5 साल के बच्चे से बात कर रहे हो। आपको अपने टेक्निकल वर्ड्स और स्मार्ट वोकैबुलरी से सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करने का है। आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करके स्मार्ट तो फील करोगे, पर आप उससे दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। दूसरा रीज़न है कि लोग अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं वो लोग
काइंडा लाइक ब्रिज यूज़ करते हैं। जब आपको किसी सामने वाले इंसान को एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाना हो, आप उसको काइंडा लाइक ब्रिज यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पकड़ो, आप सोचो कि आप उसको ऐसी कौन सी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हो जो आपके कस्टमर्स ऑलरेडी जानते हैं और समझते हैं। इससे आपकी स्टोरी सिंपल, एंटरटेनिंग और इफेक्टिव रहेंगी। थर्ड रीज़न लोग अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं वो है मेकिंग देम फील। तो जो लोग भी अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं वो अपने स्टोरीज में फीलिंग्स और इमोशंस बताते हैं। वो लोग सामने वाले को वो स्टोरीज फील करवा सकते हैं। तो आपको अपने स्टोरीज में बताना है कि आप कैसे फील कर रहे थे, और जब आप ये चीज़ करोगे तो लोगों को भी वही सेम फीलिंग्स आएंगी जो आप उस वक्त पे फील कर रहे थे। अगर आप लोगों को वही सेम चीज़ फील करवा रहे हो जो आपको उस वक्त पे फील हुई थी, देन द चांसेस आर कि लोगों को भी वही सेम एपिफनी मोमेंट फील होएगा। तो ये थे बेसिक्स एक इफेक्टिव एपिफनी ब्रिज के। वो है कि आपको अपने स्टोरीज को सिंप्लीफाई करके बताना है और आपको लोगों को वही चीज़ें फील करवानी है जो आप उस वक्त पे फील कर रहे थे। अब सीक्रेट नंबर 8 इस बुक का है द हीरोज टू जर्नीज। 1949 में कैम्बेल ने एक बुक लिखी थी द हीरो विथ 1000 फेसेस। उसमें इन्होंने ये 17 स्टेज स्टोरी फ्रेमवर्क बताया हुआ है जिसको वो द हीरोज एडवेंचर कहते हैं। तो आप देख सकते हो उनमें ये 17 स्टेजेस रहते हैं। तो कैम्बेल के बुक्स में जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो माइथोलॉजिकल और फिक्शनल स्टोरीज के बारे में थे। तो रसल ब्रंसन ने सोचा कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने फेसबुक लाइव में, अपने वेबिनार में और अपने सारे मार्केटिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उनको उसी दौरान क्रिस्टोफर वॉगलर के एक बुक के बारे में मालूम पड़ा, द राइटर्स जर्नी। तो कुछ टाइम बाद वॉगलर ने उस सारे फ्रेमवर्क्स को सिंप्लीफाई करके 12 स्टेजेस में कन्वर्ट किया और उसको नाम दिया द हीरोज जर्नी। उस फ्रेमवर्क में ये 12 स्टेजेस थे। अगर आप कोई भी पॉपुलर मूवीज़ देखो, आपको हर एक में ये 12 स्टेज फ्रेमवर्क दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन को देखो, उनमें आपको इस तरीके से ये फ्रेमवर्क दिखाई देगा। या फिर अगर आप द लायन किंग मूवी देखो, उसमें भी आपको कुछ सिमिलर फ्रेमवर्क दिखाई देगा। तो जैसे जैसे रसल इन फ्रेमवर्क्स को स्टडी कर रहे थे, उनको माइकल हॉक के बारे में मालूम पड़ा जो एक फ्रेमवर्क सिखाते हैं द हीरोज टू जर्नीज। तो जहाँ पे कैम्बेल और वॉगलर बात कर रहे थे हीरो की जर्नी ऑफ अचीवमेंट के बारे में, हॉक बता रहे थे कि हर ग्रेट स्टोरी में एक और भी ज़्यादा सेकेंड इंपॉर्टेंट जर्नी रहती है, द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो सेकेंड जर्नी है, यही सेकेंड जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑडियंस के माइंड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हीरोज कुछ तो न्यू बिलीव्स क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो एक अलग ही इंसान बन जाता है। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स देखने के बाद रसल ब्रंसन ने खुद का एक स्टोरी फ्रेमवर्क क्रिएट किया जो वो हमेशा अपने मार्केटिंग में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम रसल ब्रंसन के इस फ्रेमवर्क को समझते हैं, द हीरोज टू जर्नीज फ्रेमवर्क। अगर आप कोई भी अच्छी स्टोरीज देखो, वो हमेशा बहुत सिंपल रहती है, उसमें बहुत सारी लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज रहेंगी, बट एट द कोर दे ऑल आर वेरी सिंपल। एंड डिपेंडिंग आप उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्लूड करते हो, आप सेम स्टोरीज 60 सेकेंड्स में भी बता सकते हो या फिर 60 मिनट्स में बता सकते हो। तो एक अच्छी स्टोरी इन 3 फाउंडेशनल एलिमेंट से बनी होती है, कैरेक्टर, डिज़ायर एंड कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम एक प्लॉट कहते हैं। तो आप कोई भी अच्छा बुक देखो, आप कोई भी अच्छी मूवी देखो, आप कोई भी अच्छी टीवी सीरीज देखो, ऑलमोस्ट सबका बेसिक प्लॉट एकदम सेम रहता है। हर अच्छी स्टोरी में एक कैरेक्टर रहता है जो किसी कॉम्पेलिंग डिज़ायर को परस्यू करना चाहता है और वो उसको अचीव करते करते काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करता है। दैट्स इट। अगर आपने किसी भी स्टोरी में ये 3 चीज़ें समझ ली, आप उसको एक अच्छी स्टोरी बना सकते हो। तो ये था एक बेसिक प्लॉट एक अच्छी स्टोरी का। तो इसमें फेज नंबर 1 आता है सेपरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। तो हर अच्छी स्टोरी की शुरुआत होती है कि हीरो अपने ऑर्डिनरी वर्ल्ड में रहता है, एंड एक स्टोरी का फर्स्ट 25% रहता है कि वो हीरो अपने ऑर्डिनरी वर्ल्ड से कैसे सेपरेट हो जाता है। तो अगर एक हीरो को अपनी डिज़ायर अचीव करने की जर्नी पे निकलना है, उसको अपने ऑर्डिनरी वर्ल्ड से सेपरेट होना पड़ेगा। ये सेपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप अपनी ऑडियंस को हीरो के लिए केयर करवा सकते हो और आपकी ऑडियंस आपके हीरो के जर्नी में इंटरेस्टेड रहेगी। वो आप कर सकते हो इन 2 चीज़ों की मदद से, बिल्ड रैपो विद द हीरो, इंट्रोड्यूस द डिज़ायर। अगर आप हीरो की स्टोरी से रैपो नहीं बिल्ड करोगे, देन नो वन विल केयर व्हाट एल्स हैपेंस टू देम ऑन देयर जर्नी। अगर आप एक अच्छा रैपो बिल्ड कर देते हो तो ऑडियंस थ्रू आउट द स्टोरी एंगेज्ड रहेगी। तो आप रैपो बिल्ड कर सकते हो इन कुछ चीज़ों की मदद से। आप अपने कैरेक्टर को किसी चीज़ का विक्टिम बना सकते हो, आप अपने कैरेक्टर को किसी तरीके के जेपर्डी में डाल सकते हो, यानी कि किसी चीज़ के डेंजर या फिर खतरे में डाल सकते हो, या फिर आप अपने कैरेक्टर को लाइकेबल बना सकते हो।
या फिर आप अपने कैरेक्टर को फनी बना सकते हो, या फिर आप अपने कैरेक्टर को पावरफुल बना सकते हो। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप एक डिज़ायर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो 4 कोर डिज़ायर्स होती है जो हर हीरो को मोटिवेट करती है। वो है टू विन समथिंग, टू रिट्रीव समथिंग, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग और टू स्टॉप समथिंग। इनमें से 2 जो डिज़ायर्स हैं दैट मूव्स अ हीरो टूवर्ड्स प्लेजर, और बाकी की जो 2 डिज़ायर्स है दैट मूव्स अ हीरो अवे फ्रॉम पेन। तो हीरो में भी कुछ चीज़ को जीतना चाहता होगा, दैट में भी समवन दे लव, या फिर वो मनी या फेम जीतना चाहता होगा, या फिर वो कोई कंपटीशन जीतना चाहता होगा, या फिर जो आपका हीरो है उसने कुछ खो दिया होगा और वो उसको वापस पाना चाहता होगा। या फिर अगर हम अवे फ्रॉम पेन की बात करें तो आपका हीरो किसी चीज़ से दूर जाना चाहता होगा जो उसके लिए पेन क्रिएट करती है, या फिर वो किसी बुरी चीज़ को रोकना चाहता होगा। तो 2 डिज़ायर्स है टूवर्ड्स प्लेजर की तरफ और 2 डिज़ायर्स है अवे फ्रॉम पेन की तरफ। ये था पूरा फेज नंबर 1, सेपरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। उसके बाद फेज नंबर 2 है द जर्नी, द कॉन्फ्लिक्ट एंड द विलन। तो इस फेज में हीरो अपना ऑर्डिनरी वर्ल्ड छोड़ चुका है अपना डिज़ायर अचीव करने के लिए। ये उसकी फर्स्ट जर्नी है जो वो अचीव करना चाहता है। उसके सामने एक विजिबल गोल है और एक फिनिश लाइन है जो ऑडियंस देख सकती है। तो हालांकि वो यही जर्नी है जो स्टोरी को आगे बढ़ाती है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नी होती है वो होती है उसकी सेकेंड जर्नी। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है कि हीरो शायद अपने डिज़ायर को अचीव नहीं कर पाए, या फिर शायद वो अचीव कर भी ले, वो अपनी फर्स्ट जर्नी को गिव अप कर देते हैं और वो अपने रियल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सेकेंड जर्नी पर ध्यान देते हैं। तो ये जो भी सारी जर्नीज रहेंगी इनमें बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स रहेंगी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं वही इन स्टोरीज को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो सबसे बेस्ट वे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का है टू इंट्रोड्यूस अ विलन, और वो विलन जितना पावरफुल रहेगा और वो विलन जितना बुरा रहेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑडियंस को उस हीरो के साथ हो जाएगा। ये था फेज नंबर 2, द जर्नी, द कॉन्फ्लिक्ट एंड द विलन। उसके बाद फेज नंबर 3 है द मेंटर, एक्सपर्ट और गाइड। तो उस जर्नी के दौरान आपका हीरो एक मेंटर या फिर गाइड को मिलेगा जो उसको उस जर्नी में हेल्प करेगा। तो रसल ब्रंसन कहते हैं कि हमारे मार्केटिंग और फनल्स पर्पस के लिए यही गाइड हमको हमारे एपिफनी और फ्रेमवर्क्स देगा। उसके बाद की सारी जर्नी रहेगी कि हीरो किस तरीके से वो प्लान्स या फ्रेमवर्क्स को यूज करके एक विलन को डिफीट करेगा और अपने डिजायर को अचीव कर लेगा। उसके बाद आता है फेज नंबर 4, द अचीवमेंट। ये लास्ट फेज है जहाँ पे आपका हीरो अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा। बहुत बार ऐसा होएगा कि हीरो अपने डिजायर को अचीव कर लेगा और कई बार ऐसा आएगा कि वो शायद उसको अचीव नहीं कर पाएगा। पर एक बात पक्की रहेगी, एट द एंड ऑफ द जर्नी आपका हीरो एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये उस हीरो की सेकंड जर्नी रहेगी जिसपे वो अननोइंगली चल रहा था। आपका हीरो एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसको बाद में ये चीज़ रियलाइज होएगी कि एक्चुअली में शुरुआत से वो इसी इनविजिबल जर्नी पे था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे द हीरोज 2 जर्नीज के, जो रसल ब्रंसन ने बहुत स्टडी करने के बाद खुद का एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया। तो ये तो हो गई सारी कॉन्सेप्चुअल बातें। अब हम देखते हैं कि आप द एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट को एक्चुअली अपने फनल्स में कैसे यूज कर सकते हो। तो सीक्रेट नंबर 9 इस बुक का है द एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट। द एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क है जो रसल ब्रंसन अपने सारे कंटेंट में यूज करते हैं। अपने फेसबुक लाइव में यूज करते हैं, अपने पॉडकास्ट में यूज करते हैं, ब्लॉग पोस्ट में यूज करते हैं, वेबिनार्स और इवेंट्स में भी ये सारी सेम स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं। इस फ्रेमवर्क या स्क्रिप्ट के 5 फेजेस होते हैं और आपको इन 14 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, आप सेम स्टोरी 2 मिनट में भी बता सकते हो या फिर 2 घंटे में बता सकते हो। तो ये एक एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसको हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है योर बैक स्टोरी। तो इसमें आपको बताना है कि आपकी बैक स्टोरी क्या है। इसमें आपको अपना एपिफनी मोमेंट शेयर करना है। ये यूजुअली वो टाइम से स्टार्ट होती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स लाइफ में उस पॉइंट पे हैं। वो लोग सेम चीज़ डिज़ायर करते हैं जो आपने ऑलरेडी अचीव कर दी है, पर जब वो लोग आपको एज एन एक्सपर्ट देखते हैं उनके लिए वो चीज़ बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लोग आप पे शायद ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी एक्सपर्ट पोजीशन से नीचे हटकर आपके बिगनिंग में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप सेम चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जब वो लोग देखेंगे कि आप भी उस पॉइंट पे थे जहाँ पे वो लोग आज के दिन पे हैं, वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे उनको वहाँ लेके जाने में जहाँ पे वो लोग जाना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपनी डिज़ायर शेयर करने की है कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते थे। तो जैसा कि आपने देखा, आपकी डिज़ायर यूजुअली रहेगी टू विन समथिंग, रिट्रीव समथिंग, एस्केप फ्रॉम समथिंग और टू स्टॉप समथिंग। तो ये जो डिज़ायर्स हैं
वो दो तरीके की रहती है, एक होती है एक्सटर्नल डिज़ायर और एक होती है इंटरनल डिज़ायर। तो जो हमने द हीरोज़ 2 जर्नी की बात की, तो जो फर्स्ट जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डिज़ायर आप एक्चुअली अकम्प्लिश करना चाहते हो, जिसकी वजह से आपने वो जर्नी स्टार्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट, या फिर आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन कंपनी एंड मेक सम मनी। ये सारी टैंजिबल चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली स्टार्ट करने वाले थे। इंटरनल डिज़ायर्स वो रहती है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में रहती है। द हीरोज़ सेकेंड जर्नी, ये यूजुअली आपके इंटरनल स्ट्रगल्स रहेंगे। अगर आप ये चीज़ें अपने ऑडियंस के साथ शेयर करोगे, आप एक बेटर रैपो बिल्ड कर पाओगे अपने ऑडियंस के साथ, और वो लोग आपके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करेंगे। उसके बाद आपको शेयर करना है कि व्हाट वाज द ओल्ड व्हीकल दैट यू यूज्ड। तो आपको अपनी ओल्ड व्हीकल्स जो भी आपने यूज़ किए हैं, जो भी सारे ओल्ड मेथड्स यूज़ किए आपने वो डिज़ायर को अचीव करने के लिए, आपको वो सब शेयर करना है। आपको बताना है कि वो ओल्ड व्हीकल्स कैसे काम नहीं किए और इसलिए आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए निकल पड़े थे। इसके बाद आपकी एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट में आता है द जर्नी कॉन्फ्लिक्ट। तो आपकी स्टोरी का फर्स्ट 25% हमने देखा। आपको अपनी बैक स्टोरी बतानी है, अपने डिज़ायर्स बताने हैं और पास्ट में आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की। तो आपकी बैक स्टोरी में एक ऐसा पॉइंट आया रहेगा जिसकी वजह से आपने वो न्यू जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद आपको एक विलन इंट्रोड्यूस करने गए, एंड दैट विलन कैन बी अ पर्सन, या फिर वो एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो आपके मार्केट में बुरी चीज़ें फैला रहा है। उसके बाद आपकी एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट में नेक्स्ट चीज़ जो है वो है द न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इस स्टोरी के थर्ड फेज में आपका हीरो एक न्यू अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करता है। इस फेज में आपका गोल है कि आपको अपने लिसनर्स को वो फील करवाना है जो चीज़ें आपने फील की थी जब आपको फर्स्ट टाइम वो एपिफनी एक्सपीरियंस हुई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका गाइड कौन था या फिर आपका मेंटोर कौन था। तो ये यूजुअली वो चीज़ रहेगी जो डायरेक्टली आपको किसी ने कही हो, या फिर ये आपके माइंड की कोई आइडिया या फिर इंस्पिरेशन भी हो सकती है। उसके बाद आपको अपनी एपिफनी शेयर करनी है और उसके बाद आपको अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, जहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो पास्ट में चीज़ें ट्राई की वो फेल होने के बाद आपने कौन सी न्यू चीज़ करना स्टार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट फेज आपके द एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट का है द फ्रेमवर्क। तो एक बार आपने अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी डिस्कवर कर ली, उसके बाद आपको बताने का है कि आपने किस तरीके से वो फ्रेमवर्क्स बिल्ड किए और टेस्ट किए आपके उस डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो आपको यहाँ पे शेयर करना है कि आपने क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ की उस फ्रेमवर्क्स को यूज़ करने के लिए और उससे आपने खुद के लिए क्या रिजल्ट्स अचीव की। उसके बाद आपको शेयर करना है कि आपने वही सेम फ्रेमवर्क से दूसरों के लिए रिजल्ट्स कैसे अचीव करवाई। उसके बाद द लास्ट फेज ऑफ योर एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट इज अचीवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको शेयर करना है कि आपने जब इस जर्नी की शुरुआत की थी और जो रिजल्ट्स डिज़ायर की थी वो अचीवमेंट्स आपको यहाँ पे शेयर करनी है। उसके बाद आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करनी है कि आप किस तरीके से एक न्यू पर्सन में डेवलप हो गए। तो ये थी सारी स्क्रिप्ट एक एपिफनी ब्रिज स्टोरी के लिए। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भले स्टोरीज़ में कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, बट एट द कोर ऑल ग्रेट स्टोरीज आर वेरी सिंपल। अभी हम एक लास्ट चीज़ समझते हैं कि आप इस एपिफनी ब्रिज स्क्रिप्ट को एक शॉर्ट टाइम में कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होएगा कि आपको ये स्टोरीज बताने के लिए आधा पौना घंटा नहीं होने वाला है। मे बी आपको ये स्टोरीज एकदम शॉर्ट में बतानी पड़ती हो। तो इस स्टोरीज के फास्टर वर्जन्स के लिए आपको सारे 14 क्वेश्चंस के आंसर्स करने की नीड नहीं है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप इन 5 फेजेस को कवर करो। तो आपको अपनी बैक स्टोरी बतानी है, उसके बाद आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है, फिर आपको अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने का है, फिर आपको अपने फ्रेमवर्क्स के बारे में बताने का है, और फाइनली आपको अपनी अचीवमेंट शेयर करनी है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, आप इन 5 फेजेस में अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटीज और डिटेल्स फिल कर सकते हो। अब सीक्रेट नंबर 10 इस बुक का है द 4 कोर स्टोरीज। आपने अगर देखा होगा, आप आपके लाइफ में आज जो भी हो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टोरीज यू बिलीव। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होंगी जो आप बिलीव करते हो और उसकी वजह से आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, पर बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होंगी जिनमें आप बिलीव करते हो और वो आपको प्रोग्रेस करने से रोकती है। तो सेम चीज़ आपके कस्टमर्स के साथ भी होती है। वो लोग कुछ ऐसी स्टोरीज में बिलीव करते हैं जिसकी वजह से मे बी वो लोग आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। तो आपका काम है कि उनके माइंड में जो भी सारी स्टोरीज हैं उन सबको रीराइट कर देना, क्योंकि आपको पता है कि आपके कस्टमर्स कुछ तो रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, पर क्योंकि वो लोग वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए वो लोग आपके पास आ रहे हैं। और वो रिजल्ट्स इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि वो कुछ तो फॉल्स स्टोरीज में बिलीव करते हैं। तो इसीलिए आपका काम है उन फॉल्स स्टोरीज को आइडेंटिफाई करना और उन स्टोरीज को रिप्लेस कर देना, ताकि आपके कस्टमर्स जो रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं वो अकम्प्लिश कर पाएं। तो चलिए हम समझते हैं कि हम किस तरीके से वो स्टोरीज रीराइट कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैसे लोग अपने माइंड में स्टोरीज बनाते हैं और उसकी वजह से उनके माइंड में बिलीव्स क्रिएट होते हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है उनके लाइफ में एक एक्सपीरियंस से। वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, पर जैसे ही उनके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ वो लोग अपने माइंड में एक स्टोरी बना देते हैं। उनका दिमाग फिर उस स्टोरी से एक बिलीफ क्रिएट कर देता है। सो नाउ डिपेंडिंग ऑन वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा या फिर बुरा रहा, वो बिलीफ उनको उनके लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा या फिर प्रोग्रेस करने से रोकेगा। तो जब भी आप किसी को अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करोगे तो इंस्टेंटली वो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरीज ढूंढने लगेंगे कि वो चीज़ उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ पैटर्न्स में फिट होती है या फिर नहीं। अगर वो उनके बिलीफ पैटर्न में फिट होती है वो लोग आप पे बिलीव करेंगे, और अगर वो फिट नहीं होती है वो लोग आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी पर डाउट करेंगे। और उस वक्त पे आपका काम है कि आपको एक बेटर स्टोरी बता के उस ओल्ड स्टोरी को रीराइट करने का है, जिससे उनको भी वो एपिफनी एक्सपीरियंस होएगा। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो लोग ऑलरेडी खुद को कौन सी स्टोरीज बता रहे हैं। तो अगर आपको किसी के फॉल्स बिलीव को तोड़ना है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रह चुके हैं जिनकी वजह से वो उस स्टोरी में बिलीव करते हैं, और उसके बाद आपको अपनी स्टोरी बताने की है जो उनके उस फॉल्स बिलीव को ब्रेक करे और उनके माइंड में एक न्यू बिलीव क्रिएट कर दे। अगर आप ये चीज़ प्रॉपरली करते हो, अगर आप लोगों के बिलीव्स को समझ पाते हो और आप अच्छे तरीके से स्टोरीज बताते हो, तो आपको किसी को भी कुछ भी सेल नहीं करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी रैंडम स्टोरीज नहीं बताने की है, आपको किसी के फॉल्स बिलीफ को तोड़ने के लिए ये 4 कोर स्टोरीज बताने की है। सबसे पहली है योर ओरिजिन स्टोरी विद द न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये वो स्टोरी है जो हमने एपिफनी ब्रिज स्टोरी में देखी थी कि आपने कैसे वो न्यू अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर किया। इसमें आप अपनी बैक स्टोरी बताओगे, आपकी जर्नी के बारे में बताओगे, अपने गाइड या फिर मेंटोर के बारे में बताओगे, आपने कैसे वो फ्रेमवर्क्स यूज़ किए और आपने खुद के लिए और दूसरों के लिए कैसे रिजल्ट्स अचीव किए, ये सब शेयर करने का है। सेकेंड टाइप ऑफ स्टोरीज आर व्हीकल फ्रेमवर्क स्टोरीज। ये स्टोरीज आपके फ्रेमवर्क के बारे में रहेगी। आपको इसमें बताना है कि आपने वो फ्रेमवर्क्स कैसे सीखे या फिर कैसे एक्वायर किए, और उसके बाद आपको उन फ्रेमवर्क्स की स्ट्रेटेजीज शेयर करनी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरीज आर इंटरनल बिलीफ स्टोरीज। तो जब भी कोई इंसान आपके फ्रेमवर्क्स के बारे में समझता है, उनके माइंड में हमेशा डाउट रहेगा कि वो लोग वो फ्रेमवर्क्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको उनको बताना है कि ये जो फ्रेमवर्क की स्ट्रेटेजीज हैं ये इम्प्लीमेंट करना इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, और कैसे कई सारे लोगों ने वही सेम फ्रेमवर्क्स इम्प्लीमेंट करके अपने लिए रिजल्ट्स अचीव किए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरीज आर एक्सटर्नल बिलीफ स्टोरीज। तो एक बार किसी ने बिलीव कर दिया आपके न्यू अपॉर्चुनिटी में और उनके एबिलिटी टू एग्जीक्यूट करने में, उसके बाद उनके माइंड में डाउट्स आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के जो उनको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। तो अभी आपका काम है कि आपको अपनी स्टोरीज बिल्ड करना स्टार्ट करना है। आपको याद करना है कि आपके लाइफ में जो भी पहले एक्सपीरियंस रह चुके हैं उनको याद करके नोट डाउन करते जाने का है। आपको खुद की एक स्टोरी इन्वेंट्री बिल्ड करके रखनी है। आपको अपनी स्टोरीज को इन फॉर्मेट में क्लासीफाई करके रखने का है। तो ये सब कंटेंट कवर किया हमने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने कवर किया सेक्शन 1 का, उसमें ये सारे सीक्रेट्स थे, और उसके बाद हमने कवर किया सेक्शन 2 का, उसमें ये सारे सीक्रेट्स थे। अगर आपको इस माइंड मैप का लिंक चाहिए उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गए इसके पार्ट 1 और 2। अब इसके बाद वाले वीडियो में पार्ट 3 में हम इसको कवर करेंगे, 10x सीक्रेट्स 1 to many सेलिंग। उसमें हम ये सारे सीक्रेट्स देखेंगे, और उसके बाद जो पार्ट 4 आएगा उसमें हम ये सारे सीक्रेट्स देखेंगे। दैट वॉज अ लॉट ऑफ वर्क। इसमें पहले पूरा बुक पढ़ना होता है, फिर उसका पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग करना होता है, उसके बाद उस वॉइस को पूरा एडिट करना होता है, उसको एडिट करने के बाद हर एक पार्ट को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है कि उसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद पूरा एनिमेशन करना होता है। वो एनिमेशन को करके वो पूरा वॉइस और एनिमेशन सिंक करके फाइनली उस वीडियो को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इस एक वीडियो पे ऑलमोस्ट दिवाली से काम कर रहा हूँ। करीब करीब इस एक वीडियो पे 20 दिन हो चुके हैं मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, और मैं इसके अलावा किसी और चीज़ पे काम नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो बहुत मेहनत लगती है ऐसी टाइप की वीडियोस बनाने में। इसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे खुद को अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है ऐसी टाइप की और वीडियोस बनाने में। तो अनलेस मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग जेन्युइनली सारा वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट थिंक आई विल कंटिन्यू मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में कुछ भी लिख के बताओ
कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। और उसके बाद एक और बात आप करो, आप कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपका जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस टाइप की वीडियोस के बारे में। क्योंकि सच बताऊँ तो यार एंडिंग में ऐसा हो गया कि मैं बस वीडियो ख़त्म करना है इसके लिए मैंने कुछ भी एंडिंग में मैंने एनिमेशन डाल दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस सेम वीडियो को कहीं गुना ज़्यादा बेटर बना सकता था। इसकी जो एनिमेशन है, इसकी जो विजुअल्स है, मैं इसको एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर बना सकता था मैं। पर क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए इतना टाइम लगता है तो मुझे वो मोटिवेशन मिला नहीं, मुझे लगा नहीं यार कि इट्स वर्थ मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। तो एंडिंग में आप देखोगे मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की इस वीडियो पे, मेरा मोटिवेशन पूरा ख़त्म हो गया। तो इसलिए आप मुझे आपका जो जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है इस टाइप की वीडियोस के बारे में, एंड शुड आई कंटिन्यू मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। आपको जो भी फील होता है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। तो इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे लाइफ में जो और चीज़ें सीखनी है मैं उन पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा हो रहा है बस मैं बुक पढ़ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और डाल दे रहा हूँ उसको। तो इससे मैं पर्सनली भी ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो भी नॉलेज है दिस ऑल इज़ जस्ट बुकिश नॉलेज। एट दी एंड बस यार थियोरेटिकल नॉलेज ही है। और मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल में मैं एकदम हेल्पफुल कंटेंट डालूँ जो एक्चुअली आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। तो मैं पहले खुद वो प्रैक्टिकल चीज़ें करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपको वो सब भी सिखाना चाहता हूँ। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोस मैं उन सब स्किल्स पे, उन सब टाइप के वीडियोस पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी एक रीज़न है कि मुझे इस टाइप की वीडियोस को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो एनीवेज जो भी है आप मेरे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इन टाइप की वीडियोस के बारे में। एक और बात, मैं डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स की लिंक्स डाल दूंगा जहाँ से आप परचेज कर सकते हो, और इसका मैंने जो भी रिव्यू अनबॉक्सिंग है वो मैंने किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन में डाल दूंगा उसको यहाँ पे। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वो मेरी अफिलिएट लिंक्स रहेंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा इफ़ यू डिसाइड टू बाय यूजिंग दैट लिंक। मुझे बस उसके बदले कुछ तो कमीशन मिलेगा, एंड इफ़ यू डिसाइड टू यूज़ दैट लिंक I'd बी जेन्युइनली थैंकफुल टू यू। तो अगेन थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। इतनी लंबी वीडियोस यार मुझे लगता नहीं कि किसी में इतना पेशेंस होगा यहाँ तक देखने के लिए। बट स्टिल अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट छोड़ दो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक मत करो, उसको छोड़ दो, कुछ भी मत करो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको ये वीडियो हेल्पफुल लग सकती है। अगेन थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।